हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के सेकंड पार्ट की। हम लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं यूट्यूब पर। जिन लोगों ने सीरीज़ को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और हम आज बात कर रहे हैं हमारे इसके पार्ट सेकंड की। जितने सेक्शन हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं उससे आगे वाले सेक्शंस की हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने देख लिए थे 23 तक। अब 23A से जब हम बात करेंगे तो मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध आएगा। तो 1 से लेकर 23 तक हम लोगों ने सेक्शंस देखे थे पार्ट 1 के अंतर्गत। तो पहले पार्ट सेकंड पे आने से पहले आप पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करके आएंगे, तभी आप पार्ट सेकंड को ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा डिले हुआ है इसमें क्योंकि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसके नोट्स बनने में, नोट्स प्रिपेयर होने में टाइम लगा है। इसके लिए 3 पार्ट आएंगे। पार्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं, पार्ट सेकंड आज हम देखेंगे और पार्ट जो थर्ड है वो इसका आ जाएगा 1-2 दिन के अंतर्गत। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया है कि आखिर विज्ञापन क्या होता है। तो विज्ञापन के अंतर्गत जो जो चीजें आती है वो होती है सूचना, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, परिपत्र वगैरह हो गया, कोई नाम पत्र हो गया, आवेष्टन हो गया, रैपर वगैरह हो गया या अदर डॉक्यूमेंट। ये वाली चीजें हम लोग देखेंगे। जब हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़े थे, हम लोगों ने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट पढ़ा है आरजीएस के संबंध में, तो वहां पे भी जो विज्ञापन में चीजें बताई गई थी ना वो यही वाली थी, सूचना, परिपत्र, नामपत्र, आवेष्टन, रेपर, डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब चीजें। इसके साथ ही सेकंड चीज जो बोल रहा है अनाउंसमेंट के बारे में। अनाउंसमेंट क्या होता है? जो ओरली किया जाता है, यानी कि मौखिक रूप से किया जाता है। और लाइट यानी कि कोई प्रकाश वगैरह हो गया, कोई साउंड यानी कि आवाज के माध्यम से, स्मोक यानी कि धुएं के माध्यम से। आप बोलेंगे मैम स्मोक से भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल, आप देखते होंगे कई बार ये जो आर्मी की तरफ से नहीं किए जाते हैं जिसमें स्मोक से ऊपर आकाश में चीजें बनाई जाती है, जैसे कि ये बादल बना दिया, या इसके साथ देखते ही ऐसे लाइनें वाइनें बनाती हुई चलती है आर्मी की सेना वगैरह ऐसे। तो ये वाली चीजें जो होती है ना ये इसके अंतर्गत आती है। पर्दे पर प्रदर्शित इस जैसे ये जो पर्दा है इस पे भी हमने देखा ना, स्लाइड्स देखी थी हम लोगों ने, कई चीजें देखी थी कि भाई कौन सा सेक्शन लेना है, तो हमने फटाफट से अपनी वाली स्लाइड निकाल ली और फिर हम लोगों ने देखा। तो वो किसी फिल्म के द्वारा, किसी सिनेमा या मनोरंजन के अन्य साधन के द्वारा कोई प्रदर्शन किया गया और जो छत्तीसगढ़ सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1952 के अधीन किया गया है। छत्तीसगढ़ सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1952 के अधीन जो किया गया है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। देखेंगे जब आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसके अंतर्गत भी जो विज्ञापन वाला पॉइंट आता है ना उसमें आपको इसी तरीके के सारे पॉइंट मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट को पढ़ रखा होगा तो उनके लिए तो ये वाला पॉइंट बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला पॉइंट देखिए, जो इसका सेकंड पॉइंट आता है ना वो बोल रहा है जो कोई, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसमें नहीं, ये नहीं बोला गया मेल होगा, फीमेल होगा, बच्चा होगा, बुढ़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्या करेगा? किसी पुस्तक, समाचार पत्र यानी बुक हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, कोई पढ़निका हो गई, अकेला कर सकता है। रोज होने वाले प्रकाशन में, रोग नहीं है ये रोज है, ठीक है ना, अकेला या रोज होने वाले, मतलब या तो इंडिविजुअल कोई पत्रिका छप रही है या फिर ऐसा न्यूज़पेपर है जो रोज प्रकाशित होता है, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, पत्रिका वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरीके के प्रकाशन में कोई विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट या कोई अन्य सामग्री जिनसे किसी मदिरा की प्रशंसा हो, जैसे कोई जैसे कि आप बैक पाइपर ले लीजिए, होता है ना, मैं देखो मदिरा वगैरह के नाम मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, उदाहरण देने के लिए बता रही हूँ कि जैसे कि भाई मदिरा की कोई प्रशंसा, जैसे बैक पाइपर हो गया, इनकी मैं प्रशंसा कर रही हूँ, उनका उपयोग करने के लिए आग्रह कर रही हूँ कि भाई तुम बैक पाइपर ही बहुत अच्छा है, तुम इसी को लो। ठीक है ना, इस तरीके से मैं इस चीज़ों का आपके सामने प्रस्ताव रख रही हूँ कि भाई ये वाली जो कंपनी है इसकी जो मदिरा है, शराब है, वो बहुत अच्छी है, आपको इसी को लेना चाहिए। इस तरीके से मैं आपके सामने प्रस्ताव कर रही हूँ, आग्रह कर रही हूँ, उसका उपयोग करने के लिए आपको प्रेरित कर रही हूँ, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। उसको मुद्रित करेगा, प्रकाशित करेगा या किसी और से करवाएगा, उसको संप्रदर्शित करेगा, वितरित करेगा, ऐसा खुद करेगा या फिर किसी अन्य व्यक्ति से अगर करवाएगा तो 6 माह का कारावास। अब हमारे लिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट कि 6 माह का कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर बोल रहा है उपधारा 2 की बात अप्लाई नहीं होगी। ये रही हमारी उपधारा 2, इसकी बात अप्लाई नहीं होगी। कहां पे अप्लाई नहीं होगी? ऐसी लिस्ट प्राइस लिस्ट जो छत्तीसगढ़ के नियमों के अकॉर्डिंग वहां के मदिरा विक्रय स्थानों पर संप्रदर्शित की गई है। मतलब जो कि जिसको कि लाइसेंस वगैरह मिला गया है सरकार की तरफ से, कोई जो रेट निर्धारित कर रखी है उसके संबंध में, और वहाँ पे जो मदिरा के यानी शराब बेचने वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पे प्रदर्शित की गई है कि भाई आप किसी मदिरा को इतने रुपए में बेच सकते हो। ठीक है,
छत्तीसगढ़ के बाहर प्रकाशित की गई हो। अब ये वाला जो एक्ट है किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? छत्तीसगढ़ के ऊपर। अब जो छत्तीसगढ़ पे नियम लागू हो रहे हैं तो आप क्या कहोगे, क्या इनको राजस्थान पे भी अप्लाई कर दोगे क्या? राजस्थान पे कैसे अप्लाई करोगे? क्योंकि राजस्थान का तो खुद का अपना एक्साइज एक्ट है, तो इसके जो नियम होंगे छत्तीसगढ़ के वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे? एक्साइज एक्ट जो राजस्थान का है उस पर अप्लाई नहीं होंगे, या किसी अदर एक्ट। राजस्थान का मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है। अगर एमपी का एक्साइज एक्ट होगा तो एमपी के एक्साइज एक्ट पर एमपी के रूल लागू होंगे। ये छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के रूल लागू होंगे। पता चल गया? अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में दी गई तारीख से पहले प्रकाशित हो, ठीक है। और ऐसे विज्ञापन या अन्य सामग्री जो राज्य सरकार के द्वारा, कौन सी राज्य सरकार हो गई? यहाँ पे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की बात हो गई। अधिसूचना यानी कि जो नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर साधारणतः या विशेषतः छूट से प्राप्त हो, यानी कि जो हमारी ये सरकार है, राजस्थान की सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसमें नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया गया है उस छूट को, जनरली या स्पेशली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट 3 के होते हुए भी अभी हम पढ़ के आए पॉइंट 3 में क्या क्या बातें हैं। अगर कोई प्रकाशन राज्य के बाहर हो, तो कौन से राज्य की बात की जा रही है? छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर हो तो उसमें राज्य प्रतिषेध कर सकती है, और जो कोई इस तरह का काम करेगा उसे 6 माह के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। जनरल बात हो गई। फिर बोल रहा है राज्य सरकार द्वारा इस तरह के प्रकाशन के संबंध में घोषणा करेगी कि वह सरकार को संप्रहित की जाए, तलाशी लेने को कहा जाए। अगर भाई ये बोल रहा है कि पॉइंट 3 के होते हुए भी अगर कोई प्रकाशन ऐसे किया जाता है जो स्टेट के बाहर है, यानी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बाहर है, तो उसे राज्य प्रतिषेध कर सकता है और उसके लिए 6 माह का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। और राज्य सरकार के द्वारा इस तरीके का अगर कोई प्रकाशन किया जाता है तो उस संबंध में घोषणा की जाएगी कि वो जो भी चीजें होंगी वो सरकार को संप्रहत हो जाएगी, यानी कि फोरफीचर हो जाएगी गवर्नमेंट को, और उसकी तलाशी के लेने के संबंध में कहा जाएगा। कौन सी गवर्नमेंट की बात की जा रही है? भाई छत्तीसगढ़ को संप्रहत हो जाएगी, फोरफीचर हो जाएगी वो, ठीक है। और तलाशी लेने के लिए वहां पे कहा जाएगा। तो जो कौन करेगा? जो भी तलाशी लेगा उसके बाद सरकार की ये जो संपत्ति को संप्रहत करेगा वो क्या करेगा? कौन कौन इसको अभिग्रहित करेगा? कोई आबकारी अधिकारी हो सकता है, एक्साइज ऑफिसर जिसको कि बोलते हैं हम, ईओ। इसके अलावा कोई पुलिस हो सकती है। इसके साथ साथ राजस्व विभाग का अधिकारी हो सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है। इस निमित्त प्राधिकार कोई अन्य व्यक्ति यानी कि कोई अदर ऑफिसर हो सकता है, क्या करेगा? इस चीजों को अभिग्रहित कर सकता है, ठीक है। पुलिस को प्राधिकृत करेगा तलाशी के लिए। अब कौन कौन पुलिस को प्राधिकृत करेगा? ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखते हुए चलना। पुलिस को प्राधिकृत करेगा तलाशी लेने के लिए। कौन प्राधिकृत करेगा? कलेक्टर कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कर सकता है, और राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी अन्य ऑफिसर यानी अदर ऑफिसर कर सकता है। उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी को डिफाइन कर दिया गया है कि कौन सा होगा। जो उप निरीक्षक होता है उससे नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए, मतलब अनिम्न श्रेणी का अधिकारी, उससे ऊपर का हो सकता है पर नीचे का नहीं। देखिए सेक्शन 24 क्या बोलता है? लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किया जाना। पब्लिक पीस के लिए क्या किया जाएगा? जो शॉप्स वगैरह होगी उनको बंद किया जाएगा। कैसे? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा लाइसेंस रखने वाले से, जिन व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किया गया है, लाइसेंस दिया गया है, उनसे अपेक्षा करेगा कि जहां मादक द्रव्य का विक्रय किया जाता है, यानी कि जहां मान लीजिए मादक द्रव्य कौन से हो गए, शराब वगैरह हो गए, तो उनको बेचा जाता है, ऐसी दुकानें हो गई, उनको ऐसे समय के लिए, मतलब उतने अवधि के लिए जो लोक शांति के लिए उपयुक्त समझे बंद कर दी जाए। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड है जहाँ पर क्या हो रही है, लोक शांति में विघ्न पैदा हो रहा है, बलवे दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो कहेगा कि भाई ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें तुम अपनी शॉप को ओपन नहीं करोगे, ना ही किसी तरीके की शराब वगैरह बेचोगे, ठीक है। दुकान के पास बलवे विधि विरुद्ध जमाव की आशंका हो तो, यानी कि जो दुकान है, ये दुकान है, इस दुकान के पास क्या हो रहा है, कोई बलवा हो गया, कोई दंगा हो गया, विधि विरुद्ध जमाव वगैरह ये सब चीजें हो गई, तो कोई भी मजिस्ट्रेट दुकानें जितनी अवधि के लिए सही समझे बंद करवा सकता है। अभी हमने देखा कि मान लीजिए ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, इसमें कोई बलवा होने वाला है, विधि विरुद्ध जमाव होने वाला है, कोई दंगा वंगा होने वाला है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि भाई जितने समय तक ये जो कार्यवाहियां हैं, जैसे कि बलवा, विधि विरुद्ध जमाव वगैरह ये चल रहा है, उतने दिनों के लिए क्या करेंगे आप, इन दुकानों को खोलेंगे वगैरह नहीं।
बलवा विधि विरुद्ध जमाव हो जाए तो लाइसेंस रखने वाला मजिस्ट्रेट एब्सेंट के में ऑर्डर के बिना दुकान बंद करे। क्या बोलेगा, मजिस्ट्रेट ने चाहे से ऑर्डर दिया हो या नहीं दिया, अगर बलवे विधि विरुद्ध जमाव वगैरह हो गए तो जिसके पास लाइसेंस होगा वो ये दुकानें वगैरह बंद कर देगा। मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश जारी कर सूचना कलेक्टर को देगा और कारण भी बताएगा। अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट को पास है रीज़न तो वो बताएगा कि भाई इस तरीके की परिस्थितियां हो गई है, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो कलेक्टर को बताएगा और कलेक्टर क्या करेगा, फिर उस चीज़ को आगे फॉलो करेगा। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर जो 5 है वो कवर करता है हमारा सेक्शन 25 से 27A तक। चैप्टर 25 से 27A तक बात करता है शुल्क के बारे में, फीस के बारे में, ड्यूटीज के बारे में और फीस के बारे में। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 25 क्या बोल रहा है। आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क किस तरीके से लगेगा। एक्साइजेबल जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं, उन पर शुल्क किस तरीके से लगाया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी राज्य सरकार होगी, कौन सी राज्य सरकार की बात की जा रही है यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य डायरेक्शन दे तो आबकारी शुल्क योग्य समस्त वस्तुओं पर शुल्क क्या किया जाएगा, उद्ग्रहित किया जाएगा, वसूल किया जाएगा। जिनका कि क्या किया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया है, ट्रांसपोर्ट वगैरह किया गया है। सेक्शन 13 में लाइसेंस के तहत उसको बनाया गया है, खेती वगैरह की गई है, संग्रह किया गया है उसका, और आसवानी या मध्य निर्माणशाला में विनिर्मित किया गया है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट आबकारी शुल्क के योग्य किसी भी वस्तु को इस एक्ट के तहत विदायित्व से छूट भी दे सकता है। ठीक है, कि कौन सी वस्तु ऐसी होगी कि जिसको कि हम छूट दे सकते हैं कि भाई इस पे कोई भी तरीके का शुल्क वगैरह नहीं लगाया जाए। ठीक है, शुल्क का अधिरोपण किस तरीके से किया जाएगा, विभिन्न दरों से होगा। कैसे, स्थान के आधार पर, वस्तु की शक्ति क्वालिटी के अकॉर्डिंग, किस तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। और आबकारी शुल्क वस्तुओं के लिए ड्यूटी पर 10% क्या होगा, अधिभार दे होगा, जिनका अंतरण ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, कि यानी कितने गांव वाले उनका यूज कर रहे हैं, कितने शहरी लोग इसका यूज कर रहे हैं, इन आधारों पर ये सब चीजें तय की जाएगी। और साथ ही क्या होगा, कोई भी शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा जिसका कि भारत में आयात किया गया हो, जिसका कि भारत में आयात किया गया हो और जो कस्टम्स एक्ट जो होता है उसके अंतर्गत आता हो। ठीक है, जिसका भारत में आयात किया गया हो और जो कस्टम्स एक्ट जो है 1878 का, उसके अंतर्गत इंडियन टैरिफ एक्ट में शुल्क के दायित्व के अधीन होगा, उसका क्या नहीं किया जाएगा, शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा। शुल्क में वृद्धि कमी भूतलक्षी प्रभाव देने वाली होगी। ठीक है, जनरल बात है, इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 26 की तरफ आ जाइए। सेक्शन 26 कहता है ऐसा शुल्क उद्ग्रहण शक्ति करने की शक्ति, मतलब ऐसा जो ये शुल्क वगैरह दिया जाएगा उसको कौन वसूल वगैरह सकता है। तो ऐसा जो शुल्क होगा आबकारी योग्य वस्तु की ऐसी मात्रा पर आनुपातिक रूप से उद्ग्रहित किया जाएगा जो आयात, निर्यात, परिवहन, संग्रहित, डिस्टिलरी, ब्यूरी, भंडारकर, विनिर्माण हुआ। ठीक है, जनरल लाइन लिखी गई है कि उसका जो शुल्क वसूल किया जाएगा आबकारी योग्य वस्तु का, उसके अनुमात की मात्रा पर किया जाएगा कि किस तरीके से उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया है, उसको निर्माण किया गया है, ये सब चीज़ें की गई। ठीक है, फिर सेक्शन 27 की तरफ आ जाइए। पट्टों की मंजूरी के लिए संदाय, ये वाला पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट शुल्क के बजाय सेक्शन 18 में किसी पट्टे की मंजूरी के प्रतिफल स्वरूप किसी राशि के संदाय को प्रतिग्रहित कर सकती है। कौन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है पट्टे की मंजूरी के प्रतिफल स्वरूप किसी राशि के संदाय को। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, सेक्शन आ जाता है 27A, संविधान के प्रारंभ होने पर उद्ग्रहित किए जाने वाले शुल्कों के लिए व्यावृत्ति। आप देख रहे हैं हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हुए चल रहे हैं, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जिसको कि हमने स्किप किया हो। हम कंटिन्यू सेक्शंस को देखते हुए चल रहे हैं कि जिससे कि आपके साथ हम मिलकर इस एक्ट को कंप्लीट कर सकें और आपके पास क्या हो, इसको ऐसे नहीं कहे कि भाई हमसे ये वाला पॉइंट छूट गया है, हमने सब कुछ कंप्लीट किया है। ठीक है, जब तक संसद द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, यानी कि जब तक संसद ने नहीं रोका हो तब तक राज्य सरकार किसी भी ऐसे शुल्क का अधिग्रहण चालू कर सकती है। मतलब अगर जब तक संसद ने नहीं रोका होगा तब तक क्या करेगी राज्य सरकार, किसी भी इसको वसूल कर सकती है, किसी भी शुल्क का उद्ग्रहण कर सकती है। वे शुल्क जिन पर यह धारा लागू होती है, कौन से शुल्क वसूल करेगी, जिन पर कि सेक्शन 27 लागू होता है।
मादक द्रव्य जो आबकारी योग्य वस्तु नहीं है, जो भारत के बाहर उत्पादित किए गए हैं, जिसका आयात राज्य में किया गया है। इस धारा की बात स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी भी शुल्क के ऐसे उद्ग्रहण को प्राधिकृत नहीं करेगी जो माल के विभेद से संबंधित है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसमें हमको बताया गया है संविधान के प्रारंभ होने पर उद्ग्रहित जो किए गए शुल्क हैं उनके बारे में व्यावृत्ति कैसे चलेगी। ठीक है, पॉइंट हमारे लिए पढ़ना जरूरी था, हमने पूरा रीड कर लिया है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, चैप्टर 6 आ गया है अब हमारा। चैप्टर 6 आता है 28 से 33 तक, 28 से 33 तक आता है। बात करता है अनुज्ञप्तियों की, अनुज्ञापन पत्र और पास। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है स्किप नहीं करना है इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस बारे में। सेक्शन 28 जो बात करता है वो बात करता है अनुज्ञप्ति आदि का प्रारूप और शर्तें। जो लाइसेंस का जो प्रारूप होगा वो कौन सा होगा, इसकी कंडीशंस वगैरह क्या होगी, ये सारी चीजें हमको सेक्शन नंबर 28 के अंतर्गत बताई गई है। तो लाइसेंस, पास, अनुज्ञापन पत्र और फीस का संदाय करने पर दिया जाएगा। यानी कि जब हम कोई शुल्क जमा कराएंगे, फीस जमा कराएंगे, तभी क्या होगा, लाइसेंस दिया जाएगा, कोई पास दिया जाएगा, अनुज्ञापन पत्र दिया जाएगा। और निर्बंधन यानी कि उनको कुछ बाउंडेशन लगाते हुए, शर्तें लगाते हुए प्रारूप और विशिष्टता वे होगी जो विहित की जाए। यानी कि लाइसेंस जो दिया जाएगा, अनुज्ञापन पत्र जो दिया जाएगा, पास जो दिया जाएगा, वो फीस से दिया जाएगा। उस पर जो बाउंडेशन होंगी, कंडीशंस वगैरह होंगी, उसका जो प्रारूप होगा, उसकी जो शर्तें वगैरह होगी, विशिष्टता जो होगी वो होगी जो विहित की जाएगी। विहित कौन करता है, सरकार विहित करती है। ठीक है ना। लाइसेंस रखने वाले से अपेक्षा की जाएगी, किस तरीके की अपेक्षा की जाएगी, कि वह उसकी दुकान के लिए देसी स्प्रिट या भारत में बनी विदेशी मदिरा न्यूनतम मात्रा विक्रय के लिए उठाए, अन्यथा शास्ति का संदाय करे। यानी कि वो जो देसी शराब होगी, स्प्रिट वगैरह होगी और भारत में बनी हुई जो विदेशी मदिरा वगैरह होगी, वो उसकी कम से कम मात्रा उठाए, अन्यथा वो क्या होगा, पेनल्टी का दायी होगा, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। शर्तों का व्यतिक्रम व उल्लंघन करने पर विहित की गई दर से शास्ति अनुज्ञापनधारी से उद्ग्रहणीय व वसूल की जाएगी। इसका मतलब किसी भी तरीके की जो शर्तें वगैरह होती हैं उनका उल्लंघन किया जाता है तो जो लाइसेंस रखने वाला होगा उससे क्या की जाएगी, पेनल्टी वसूल की जाएगी। ठीक है। सेक्शन 28 देखिए, 28A क्या बात कर रहे हैं, पर्यवेक्षण प्रभारों का संदाय। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, साधारण या विशेष आदेश से ये निर्देश देगी। किस तरीके का निर्देश देगी कि किसी भी मादक द्रव्य, विकृत स्प्रिट युक्त निर्मित या मांग का विनिर्माण, आयात निर्यात, परिवहन, भंडारण, विक्रय, क्रय, उपयोग, संग्रहण या खेती आबकारी कर्मचारी वृंद के पर्यवेक्षण में होगी। यानी इनका जो कुछ भी किया जाएगा, जो आयात निर्यात, परिवहन, भंडारण वगैरह, ये सब किसके संरक्षण में किया जाएगा, आबकारी कर्मचारी के पर्यवेक्षण में ऐसा किया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो आबकारी कर्मचारी होगा ना, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, आबकारी आयुक्त के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और जो व्यक्ति मादक पदार्थों के प्रति समव्यवहार करेगा, ट्रांजैक्शन वगैरह करेगा, वह राज्य सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसके पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए जितनी लेवी राज्य सरकार निर्धारित करे उतनी संदाय करेगा। मतलब उसके लिए जो लेवी तय की जाएगी वो किसके द्वारा तय की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति या वर्ग को इस लेवी से छूट दे सकती है। ठीक है, मतलब कौन छूट दे सकता है, राज्य सरकार दे सकती है। किस तरीके का, या तो संपूर्ण छूट दे दे या कुछ भाग को छूट दे सकती है। ये बात हो गई सेक्शन 28A की। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो बीच में जाइए, स्टॉप कीजिए वीडियो, जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। ठीक है। और अगर पीडीएफ वगैरह की समस्या आ रही हो कि भाई पीडीएफ कहाँ से लेनी है, तो आपको जाना होगा डीलो क्लासेस की ऐप पर। सेक्शन आ गया 29। सेक्शन 29 हमको बोल रहा है अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने की शक्ति। यानी जो जिसके पास लाइसेंस है उससे जो प्रतिभूति वगैरह ली जाएगी वो सेक्शन 29 के अधीन ली जाएगी। तो लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी यानी जो लाइसेंस इशू करेगा वो लाइसेंस रखने वाले से अपेक्षा करेगा कि वह लाइसेंस के लिए एक प्रतिलेख करार करे, एक एग्रीमेंट करे, उसका निष्पादन करे, जिसके लिए प्रतिभूति दे, ऐसी राशि का निक्षेप करे जो प्राधिकारी सही समझे। यानी लाइसेंस के लिए वो करार करेगा, करार के अंतर्गत क्या होगा, लाइसेंस रखने के लिए जो राशि निर्धारित की जाएगी वो जमा करवाएगा। ठीक है। सेक्शन 30 बोलता है परिभाषिक त्रुटियां, अनियमितताएं तथा लुप्तियां।
ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, कोई भी लाइसेंस इस कारण विधिमान्य नहीं होगा कि, मतलब किसी भी लाइसेंस को इस कारण रद्द नहीं किया जाएगा कि उस लाइसेंस में उसके मंजूर करने से पहले कोई परिभाषित त्रुटि, अनियमितता या लोप हो। इस कारण से उसको क्या नहीं किया जाएगा, उसको अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। इस संबंध में किसका विनिश्चय लास्ट होगा, आबकारी आयुक्त का, यानी कि एक्साइज कमिश्नर का जो होगा उसका विनिश्चय अंतिम होगा, आबकारी आयुक्त का। ठीक है, सेक्शन 31 देखिए, अनुज्ञप्ति आदि को रद्द या निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी लाइसेंस, कोई भी अनुज्ञा पत्र, कोई पास वगैरह हो गया, मंजूर करने वाला प्राधिकारी, यानी कि जिसने उसको पास किया है, उसको दिया है लाइसेंस, जिसने जारी किया है, मंजूर किया है, वही उसको क्या कर सकता है, रद्द भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है और निलंबित भी कर सकेगा। किस कारण कर सकता है, यदि उसके धारक द्वारा, उसके सेवक द्वारा, या तो कोई धारक होगा उसके द्वारा, ये ए नाम का धारक है और ये बी नाम का उसका सेवक है, इन दोनों में से किसी के भी द्वारा किसी भी शुल्क या फीस का संदाय नहीं किया। ठीक है, जो भी बाउंडेशन वगैरह थी, कंडीशन वगैरह थी, उनको फॉलो नहीं किया, या फिर कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के या राजस्व से संबंधित अन्य विधि, यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग या रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी अदर लॉ के अकॉर्डिंग डेंजरस ड्रग्स का दोषी पाया जाता है, इंडियन मर्चेंटाइज मार्क्स एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया जाता है, आईपीसी में किसी धारा का दोषी ठहराया जाता है, तो भी क्या हो सकता है, उसका लाइसेंस वगैरह रद्द किया जा सकता है। किसी प्रसंज्ञ तथा अजमानतीय, किसी संज्ञेय अथवा अजमानतीय अपराध के लिए वो दोषी सिद्ध ठहराया गया हो, तो भी क्या हो सकता है, उसके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। बहुत सारे पॉइंट है, देखिए फिर बोल रहा है कस्टम्स एक्ट का जो सेक्शन 167 का क्लॉज 8 है, उसके लिए किसी अपराध के लिए उसको दंडित किया जाए, या फिर पट्टेदार की लिखित अध्यपेक्षा पर ऐसा किया गया हो, कोई लाइसेंस वगैरह है, अनुज्ञप्ता की शर्तों में उसने कोई इच्छाधीन रद्दकरण या निलंबन वगैरह किया हो, मतलब अपनी खुद की शर्तें वगैरह ऐड कर दी हो, लाइसेंस अनुज्ञा पत्र पास को रद्द निलंबित करने वाला जो ऑर्डर है वो प्राधिकारी कार्यवाही के कारण लेखबद्ध करेगा, मतलब क्या करेगा, अगर वो रद्द कर रहा है तो उस रद्द करने के कारण को लिखेगा उसका जो लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति है। जैसे कि मान लीजिए ए के पास तो है लाइसेंस और बी नाम का व्यक्ति है, वो इसको रद्द करने का अधिकार रखता है, तो ये इसको क्या करेगा, इसको बताएगा कि भाई कौन से कारण है जिसके कारण रद्द किया जा रहा है, उसको शॉर्ट में विवरण देगा, उसको सुनवाई का युक्त अवसर देगा कि वो बताएगा कि भाई मेरे कारण ये काम क्यों किया गया। इस तरीके से पूर्वोक्त अधिकारी इसके आबकारी आगम से संबंधित मंजूर लाइसेंस अनुज्ञा पत्र पास को रद्द कर सकेगा, यानी कौन कर सकेगा, जो इसका अधिकारी होगा, ऑफिसर जो होगा, वो इसको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है या फिर निलंबित कर सकता है। ठीक है, रद्द या निलंबित करने का अधिकार किसको है, जो भी इसका अधिकारी होगा वो होगा। धारक रद्दकरण या निलंबन के लिए किसी भी तरीके की कोई प्रतिकर, फीस, निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा, यानी ऐसे नहीं कहा जाएगा कि भाई रद्द मत करो, तुम मेरे से फीस वगैरह ले लो, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा। जहाँ कोई लाइसेंस रद्द या निलंबित कर दिया जाता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का लाइसेंस है, वो अगर रद्द कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, उस कालावधि के लिए जिसके लिए ऐसी अनुज्ञप्ति उसके इस प्रकार रद्द या निलंबित न किए जाने की दशा में चालू रहती, देय फीस भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी से आबकारी आगम के रूप में वसूल की जा सकेगी और कलेक्टर ऐसी मंजूरी को अपने प्रबंध में पुनर्विक्रय कर सकेगा। ठीक है, मतलब आबकारी जो आगम होगा उसके रूप में उसको वसूल कर सकेंगे और कलेक्टर क्या कर सकेगा, ऐसी मंजूरी को दोबारा पुनर्विक्रय कर सकेगा। ठीक है, सेक्शन 32 पर आ जाइए। सेक्शन 32 बोलता है अनुज्ञप्तियों को प्रत्याहरण करने की शक्ति। तो अधिकारी जिसने इस एक्ट के अकॉर्डिंग लाइसेंस मंजूर किया है वो क्या करेगा, सेक्शन 31 में जो कारण दिए गए अगर उनसे भिन्न कारण हो तो ऐसे लाइसेंस को विड्रॉ किया जाना चाहिए, तो वह 15 दिन के लिए उस संबंध में देय फीस की रकम के बराबर राशि का परिहार करेगा और 15 दिन की लिखित सूचना के बीतने पर सूचना के बिना तत्क्षण अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण कर सकेगा। कैसे कर सकेगा, 15 दिन की लिखित सूचना के अवसान पर और सूचना के बिना। यदि किसी लाइसेंस का प्रत्याहरण कर दिया जाता है तो ऑफिसर क्या करेगा, राशि का परिहार करने के अलावा यदि कोई प्रतिकर हो तो उसका भी संदाय करेगा और आबकारी जो अधिकारी होता है, एक्साइज ऑफिसर होता है, उसको क्या करेगा, डायरेक्शन वगैरह देगा।
और सरकार को शोधित रकम को काट लेने के बाद उसका प्रतिदाय किया जाएगा। मतलब जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट होगी हमारी, उसको उसकी अगर कोई राशि बचती है तो उसको देने के बाद उसकी जो बची हुई राशि है उसका प्रतिदाय वगैरह कर दिया जाएगा। सेक्शन 33 कहता है अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण। क्या होता है? मादक द्रव्य जो होते हैं, मादक द्रव्य का विक्रय करने के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, यानी कि मान लीजिए शराब बेचने के लिए कोई लाइसेंस दिया गया है, उसको लाइसेंस रखने वाला कोई भी धारक लाइसेंस का अभ्यर्पण करने के लिए 1 मास के रिटर्न स्टेटमेंट के बाद, कितने, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम डेज वगैरह जो होते हैं ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसने कलेक्टर को दी है, मतलब 1 महीने की विड्रॉ करने की उसने एप्लीकेशन वगैरह दी है, उसके बीतने के बाद यदि उसका अभ्यर्पण नहीं किया जाता है तो वह अपनी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करा सकता है। और आबकारी आयुक्त को लगे कि अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण के लिए पर्याप्त कारण है तो वो इस प्रकार दी जाने वाली राशि या उसके भाग का परिहार करने के बाद उसको दे सकेगा। ठीक है। और सेक्शन 18 में मंजूर अनुज्ञप्ति के मामले में सेक्शन 33 के क्लोज 1 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये वाली बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर आ गया 7। चैप्टर 7 जो है वो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 जो बात करता है वो बात करता है 34 से 49 सेक्शन तक अपराध और शास्तियों के बारे में। ये भी है वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। जारी की गए कोई नियम हो गए, अधिसूचना, आदेश, मंजूर किसी अनुज्ञप्ति पास या अनुज्ञापता पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करने में, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी शर्त का उल्लंघन वगैरह करेगा और मादक द्रव्य का, यानी कि मान लीजिए शराब का एग्जाम्पल हम शुरू से ले रहे हैं, तो शराब का कोई विनिर्माण करेगा, परिवहन वगैरह करेगा, आयात निर्यात संग्रहण वगैरह करेगा, कब्जे में रखेगा और मादक द्रव्य बेचेगा, यानी कि शराब वगैरह बेचेगा, भांग की खेती करेगा, ताड़ी का व्ययन करेगा, आसवानी मद्य निर्माण, ये सब चीजें करेगा, मतलब जो इस सेक्शन में परिभाषित अपराध दे रखे हैं उन सबको करेगा। अगर कोई मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के लिए किसी भी बर्तन वगैरह का यूज करेगा, उपकरण वगैरह का यूज करेगा, लाइसेंस में जो प्राप्त की गई किसी शराब की दुकान हो गई, आसवानी वगैरह हो गई, किसी जो ये यहाँ पे शराब वगैरह बनती है, मद्यशाला वगैरह, उनका निर्माण करेगा, दुकान वगैरह मादक द्रव्य को हटाएगा, जो मदिरा की बोतलें वगैरह भरेगा, मतलब लाइसेंस वाली जो है ना उनको तो हटाएगा, और उसके अलावा जो मदिरा की बोतल वगैरह भरेगा या तो उसकी सज़ा कितनी नहीं होगी, 6 मास से कम की नहीं होगी जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी। जुर्माना जो 10,000 से कम का नहीं होगा 50,000 तक का हो सकेगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है। दोबारा और पश्चातवर्ती अपराध के लिए, मान लो एक बार अपराध कर लिया उसके बाद भी समझ में नहीं आया, वही अपराध दोबारा करता है तो 1 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी जो कि 5 वर्ष तक की हो सकेगी। 20,000 से कम का जुर्माना नहीं होगा जो कि 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो कोई भी एक्साइज एक्ट में अगर इस तरीके का अपराध किया जाता है तो पहली बार सजा दी जाती है, उससे ज्यादा वाली सजा दी जाती है बाद में। ठीक है ना, बढ़ी हुई सजा मिलेगी, घट के सजा नहीं मिलती है। तो जो पॉइंट 1 के ए और बी में किसी अपराध का दोषी ठहराया जाए, यानी कि इसके अंतर्गत, मतलब अभी जो हम पढ़ के आए थे उसके अंतर्गत अगर दोषी ठहराया जाए तो अपराध का पता लगते समय या दौरान मादक द्रव्य की जो मात्रा है 5 बल्क लीटर से अधिक है। इंपॉर्टेंट आता है, ये पूछ लेता है कितनी मात्रा होनी चाहिए। अगर 5 बल्क लीटर से ज्यादा है तो कारावास कितना होगा, कम से कम 1 वर्ष का होगा और अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? इस पॉइंट को स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है। जो अभी अपराध बताया था ना उस संबंध में जुर्माना कितना होगा, कम से कम 25,000 रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है। और दोबारा वैसा अपराध किया जाता है पश्चातवर्ती अपराध के लिए तो कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष। देखिए अपराध की मात्रा यहाँ पे भी बढ़ गई है। और इसके साथ साथ जुर्माना कितना होगा, कम से कम 50,000 और अधिकतम 2 लाख का। फिर वो बोल रहा है कि 5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा में मदिरा हो तो समस्त मादक द्रव्य वस्तुएं, उपकरण, पात्र, सामग्री वगैरह जो भी हैं जिनके संबंध में जिनके द्वारा अपराध किया गया है, मान लीजिए ये जो बर्तन था इसके अंतर्गत शराब है ना, यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह है, यहाँ पे जो चीजें बनी हुई है उनको, तो इन सबको क्या किया जाएगा, उनको अभिग्रहित किया जाएगा।
ठीक है ना, सीज वगैरह कर लेंगे। इनका अभिग्रहण, अधिग्रहण और अनुज्ञप्ति का रद्दीकरण बनाए गए नियमों के अनुसार होगा। मतलब ये जो बर्तन वगैरह इनको सबको कैसे सीज किया जाएगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग सीज किया जाएगा। जो लाइसेंस वगैरह जो रद्द वगैरह होंगे वो भी किसके अकॉर्डिंग होंगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग उनको सीज किया जाएगा। सेक्शन 35 देखिए, किसी विकृत स्प्रिट या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने के लिए शास्ति। ठीक है, डायरेक्ट देख लीजिए कारावास कितना होगा, कारावास 2 मास तक का, जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा। जुर्माना कम से कम 50,000, जुर्माना कम से कम 5,000, जो 25,000 तक का हो सकेगा। दोबारा ऐसा किया गया है तो 1 वर्ष का कारावास, जो 6 वर्ष तक पहुंच जाएगा। 3,000 रुपये का जुर्माना, जो 5,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें चलेगी। अब नेक्स्ट देखिए 36 कहता है अवैध कब्जे के लिए शास्ति। तो क्या होगा, मादक द्रव्य का अगर विधि विरुद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण ये सब चीजें की जाती है, संग्रह जानते हुए किया जाएगा, तो विहित, और उसने क्या किया, विहित शुल्क का संदाय नहीं किया गया, जो भी उसकी फीस वगैरह बनती है वो नहीं दी, उस मादक द्रव्य को अपने कब्जे में रखा जाएगा। और कारावास कितना दिया जाएगा, 3 मास से कम नहीं, जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा। जुर्माना 1 लाख से कम नहीं, जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा। ठीक है, 36 बात कर ली हम लोगों ने। तो आ जाइए 36 एक ही तरफ। क्या बोल रहा है, किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान गृह के रूप में खोलने, रखने, उपयोग में लाने के लिए या किसी ऐसे स्थान के कारोबार का संचालन करने के लिए शास्ति। ठीक है, डायरेक्ट अपराध दे रखे हैं तो इनको अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इनका कितना पनिशमेंट दे रखा है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कारावास कितना दिया जाएगा, 1 वर्ष तक का कारावास। जुर्माना कितना दिया जाएगा, 5,000 रुपये कम से कम, और 25,000 तक पहुंच जाएगा। दोबारा वही अपराध किया है तो 2 वर्ष तक का कारावास हो जाएगा। जुर्माना कितना होगा, कम से कम 10,000 और अधिकतम 5,000 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, जो चीज़ें जहाँ पे जैसी लिख रही होगी मैं भी आपके सामने वो वैसे ही पेश करूंगी। ऐसे नहीं होगा कि मैं इसमें कुछ अपना ऐड कर दूँ। ठीक है, तो ये मत बोलना मैम रीड किया है। ठीक है, क्योंकि किसी स्थान को सामान्य मदिरा पान के रूप में खोलने, रखने, उपयोग में लाने के लिए या किसी ऐसे स्थान के कारोबार का संचालन। संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में इंग्लिश और हिंदी को क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन बोला गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम 36B के बारे में, जो कि बात करता है किसी स्थान को सामान्य मदिरापान गृह में मत पाए जाने के लिए या मदिरापान करने के प्रयोजन के लिए पाए जाने के लिए शास्ति। इसके अंतर्गत दिया जाएगा। देखिए पॉइंट हमको पता चल गया कि कौन सा पॉइंट है, कि भाई मदिरापान के संबंध में है कि वहाँ कोई मद्य पाया जाएगा तो उसके लिए शास्ति वगैरह की बात कर रखी है। तो 1,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। और वहाँ यदि कोई व्यक्ति ऐसे पाया जाता है तो उपधारणा की जाएगी कि वो मदिरा पान के लिए आया था, यानी कि वो शराब पीने के लिए आया था, इसलिए वो वहाँ पे मत पाया गया और 1,000 रुपये की जुर्माने से दंडनीय होगा। सेक्शन 36 की सी की बात करते हैं, तब बात करता है किसी स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध जो धारा 34 से लेकर 36 कै में दंडनीय है किए जाने हेतु उपयोग में लाए जाने के लिए शास्ति। किसी स्थान को यानी कि प्लेस को यूज कर रहे हैं, किसी अदर पर्सन के द्वारा यूज की जा रही है, कौन सा अपराध करने के लिए, जो 34 से लेकर 36 कै तक में बताया गया है, उनका अपराध किया है, उसके लिए उपयोग में जाने के लिए देने के लिए अगर शास्ति की जाती है तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो होगा 200 रुपये से कम नहीं और 2,000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से दंडनीय होगा। पनिशमेंट दिया जाएगा दोनों के संबंध में। ठीक है, अब देखिए 36D क्या बात कर रहा है कि 34 और 36 में दंडनीय अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए, ठीक है, इनसे प्रविरत रहने के लिए अगर किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड टू एब्सटेन फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 34 एंड 36। तो क्या हो रहा है इसके अंतर्गत, बंद पत्र का निष्पादन 3 वर्ष से अनधिक अवधि, यानी जो बॉन्ड जमा कराया जाएगा वो 3 वर्ष से अनधिक यानी कि 3 वर्ष तक के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। और बंद पत्र यानी बॉन्ड का जो प्रारूप होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, CRPC के अकॉर्डिंग। क्या यहाँ पे BNSS लिख रही है, नहीं, जब तक हमको आगे से नहीं बोला जाएगा, एडिट नहीं किया जाएगा उसको, तब तक हम अपना कुछ भी एडिट नहीं करेंगे। यहाँ पे CRPC लिख रखा है तो हम CRPC मानेंगे। यदि दोष सिद्धि अपील या अन्यथा अपास्त कर दी जाए तो इस प्रकार निष्पादित किया गया बंद पत्र कैसे हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है,
यदि दोष सिद्धि अपील में या किसी अन्य तरीके से अपास हो जाती है, तो अगर इस तरीके से कोई बंध पत्र निष्पादित किया गया है तो वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। अपील न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश देने की शक्ति जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का उपयोग कर रहा हो, ठीक है, तब भी हो सकती है। कब हो सकती है, जब वो अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का यूज कर रहा है तब भी वो कर सकता है ये वाली चीज। ठीक है। सेक्शन 36E की बात करते हैं तो बोल रहा है मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से ये हेतुक दर्शाने की अपेक्षा करेगा कि उस सदाचार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के आदेश क्यों नहीं दी जाए। ठीक है, जनरल बात कर रहा है और यहाँ पे भी किसके प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, सीआरपीसी 1973 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 36F कहता है सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान करने के लिए शास्ति, यानी जो पब्लिक प्लेस वगैरह होते हैं वहां पे शराब वगैरह नहीं पिए जाएगा, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, पेनल्टी दी जाएगी। अगर उसने ऐसा अपराध पहली बार किया है तो 1000 रुपए तक का जुर्माना, जो 5000 रुपए तक का हो सकेगा। अपराध नहीं माना, दोबारा कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है तो 5000 रुपए कम से कम, जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, और 3 मास तक का कारावास दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अपराध की बात की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान कर उत्पात मचाने, आप देखते हैं ना, शराब पी के गाड़ियां चढ़ा दी, शोर शराबा कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, आते जाते व्यक्तियों को परेशान कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो उसके लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना कम से कम, जो 20,000 रुपए तक का होगा, और 3 मास तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब ये सेक्शन 37 जो आया है ये बोल रहा है कि जहां कुछ भी नहीं है उनके लिए मैं यहां पनिशमेंट दे देता हूं। इसका मतलब उन अपराधों के लिए शास्ति, उन अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, जहां कुछ नहीं दे रखा, तो वहां के लिए होगा 6 मास तक का कारावास और जुर्माना जो कि 1000 रुपए तक का हो सकेगा। फिर जब हम सेक्शन 38 की बात करते हैं तो बोल रहा है अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए शास्ति। तो क्या होगा, जिनको लाइसेंस दिया गया है उन्होंने अगर कोई विधि विरुद्ध काम किया है तो उनके लिए किस तरीके से पेनल्टी दी जाएगी, वो वाला बात बताई गई है हमको सेक्शन नंबर 38 के अंतर्गत। तो क्या होगा, कोई अनुज्ञप्त यानी कि विक्रेता जिसके पास लाइसेंस है, नियोजन या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति, यानी उसने किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा है अपना काम करने के लिए, किसी मादक द्रव्य का, किसी ऐसे व्यक्ति को जो मत हो, यानी पहले से ऑलरेडी शराब पी के टुल हो चुका है या मदोन्मत हो, बेचेगा, और सेक्शन 23 के उल्लंघन में बेचेगा या देगा, तो फिर उसको दंडित किया जाएगा। अब कैसे, तो वो हम देखेंगे आगे। सेक्शन 22 के उल्लंघन में किसी पुरुष या स्त्री को नियोजित करेगा, उसको परमिशन देगा ऐसे विक्रेता के परिसर में मत होने के लिए, मदोन्मत होने के लिए, विशृंखलित करने के लिए, मतलब ऐसा मतलब खराब आचरण करने के लिए, नाचने गाने के लिए, किसी तरीके का संगीत वादन करने की परमिशन देगा, या अजमानती अपराध के सिद्ध दोष व्यक्ति को वेश्या वगैरह, प्रोस्टिट्यूट वगैरह लाने के लिए, जमा करने के लिए परमिशन वगैरह देगा, तो वो जुर्माने से दंडनीय होगा जो कि 100 रुपए से कम नहीं होगा, जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा, पनिश किया जाएगा। और साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके ऊपर की आरोप लगाया गया है। भाई मेरे पे आरोप लगाया गया है कि भाई मैं उस स्थान पर ऐसे गलत आचरण कर रही हूँ, तो मुझे ही तो साबित करना पड़ेगा कि मैं ऐसे गलत आचरण नहीं कर रही थी। तो ये वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, अब सेक्शन 38 है, देखिए, मादक द्रव्य के अनुज्ञप्त निर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि, कोई बाह्य संगठक या कोई मंदक रंजक पदार्थ मिश्रित करने के लिए शास्ति। ठीक है, डायरेक्ट हमको अपराध बता रखा है और उसका परमिशन मतलब पनिशमेंट हमको दे रखा है कि कम से कम 1 माह का कारावास होगा, जो अधिकतम 1 वर्ष तक का हो सकेगा, कम से कम 10,000 का जुर्माना होगा, जो 50,000 तक पहुंच जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या उनके पूर्ण स्वामित्व के निगम द्वारा लाइसेंस के मामले में रेगुलेटरी उनके द्वारा ऑथराइज एजेंसी के द्वारा अपॉइंट ऑफिसर विधि विरुद्ध कृत्यों के लिए उत्तरदायी होंगे। फिर जिस व्यक्ति ने लाइसेंस वगैरह जारी किया गया है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण स्वामित्व के अधीन जो लाइसेंस के बारे में रेगुलेटरी देखते हैं, उनके द्वारा जो ऑथराइज एजेंसी होगी या जो अपॉइंटेड ऑफिसर होगा, ऐसे विधि विरुद्ध कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बात 39 बोल रहा है अनुज्ञप्ति आदि द्वारा अवचार के लिए शास्ति, यानी जो व्यक्ति लाइसेंस रखता है अगर वो किसी अवचार का दोषी है तो उसको किस तरीके से पेनल्टी वगैरह दी जाएगी।
तो इसके मंजूर, इस अधिनियम के अधीन मंजूर लाइसेंस, अनुज्ञापना पत्र या पास, इनका कोई भी धारक है यानी जो इनको रखता है, नियोजन में उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति, ए नाम के व्यक्ति है, इसको लाइसेंस मिला हुआ है और इसने इसको अपॉइंट कर रखा है बी नाम के व्यक्ति को, तो ये या फिर ए और बी ये क्या करेंगे, आबकारी अधिकारी ने या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुज्ञापन पत्र या पास प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो 3 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 25,000 रुपये तक का हो सकेगा। इसलिए कहा भाई तुम अपना लाइसेंस वगैरह दिखाओ, सब चीजें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो दिखाओ, वो पेश नहीं करता तो 3 माह का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। धारा 62 में बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन, 62 में नियम बनाने की शक्ति दे रखी है, तो वहां पे जो नियम वगैरह दे रखे हैं अगर उनका किसी तरीके से उल्लंघन किया जाता है तो 3 माह तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जो लाइसेंस वगैरह है, अनुज्ञापना पत्र है, पास है, इनके कोई शर्तें वर्ती होती है, उनको भंग करने के लिए कोई भी काम जो इस अधिनियम में दिया गया है वो करता है तो 3 माह तक का कारावास, 3 माह तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय आदेश देने की शक्ति, जो इसकी ऑर्डर देने की पावर है उसको उस समय भी यूज कर सकता है जब उसको पुनरीक्षण की शक्ति यूज करने की पावर है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या इसके पूर्व स्वामित्व के निगम द्वारा लाइसेंस के बारे में जो भी अभी हम देख के आए थे वाला पॉइंट कि भाई कोई लाइसेंस अथॉरिटी वगैरह जारी करती है ना, उसने अगर ऐसा कोई काम किया, अपॉइंटेड ऑफिसर ने से किया गया तो वो उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है, भाई गलत व्यक्ति को आप लाइसेंस दे दोगे तो आप ही तो दायी होगी ना, ये वाली बात है। सेक्शन 40 कहता है रसायन, केमिस्ट आदि की दुकान में उपभोग करने की अनुज्ञा देने के लिए शास्त्री, तो क्या होगा, सद्भावना पूर्वक औषधि युक्त ना किया गया हो। जैसे कि मेडिकल वगैरह होता है ना, इसमें भी स्प्रिट वगैरह यूज की जाती है, केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। मान लीजिए वही केमिकल है जो मदिरा वगैरह में यूज करने के लिए आते हैं, तो सद्भावना पूर्वक औषधा युक्त ना किया गया हो, मतलब उसका मेडिसिन बनाने के लिए इस तरीके से यूज ना किया गया हो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि उसके कारोबार में नियोजित है, अपने कारोबार परिसर में उपयोग किए जाने की आज्ञा देगा तो 1 वर्ष तक का कारावास, 500 रुपये कम से कम जुर्माना, 4,000 रुपये अधिकतम जुर्माना देने का दायी होगा। इस तरीके से पहले से अपॉइंट ना हुआ कोई व्यक्ति मादक द्रव्य का उपयोग परिसर में करेगा तो 500 रुपये के फाइन से पनिश किया जाएगा। मतलब वो व्यक्ति पहले से अपॉइंट नहीं किया गया है, उसको बाद में अपॉइंट किया गया है, पहली बार उपयोग में लिया जा रहा है उसका, तो उसको 500। अधिकारी आदि को बाधा पहुंचाने या उस पर हमला करने के लिए दंड। अरे भाई कोई ऑफिसर है, वो अपनी शक्तियों का यूज कर रहा है, अगर आप उसकी शक्तियों को यूज करने में बाधा डाल रहे हो तो कैसे दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 40 कहता है जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, जो भी व्यक्ति है, किसी आबकारी अधिकारी या अदर ऑफिसर जो भी अपनी इत्तला देने वाले अधिकारी किसी व्यक्ति को जो शक्तियों का यूज कर रहा है, जो ऑफिसर अपनी पावर्स का यूज कर रहा है उसको अपनी पावर का यूज करने नहीं दिया जा रहा और उस पर क्या किया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति हमला वगैरह करेगा, बाधा पहुंचाएगा तो कारावास जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना जो कि 2,000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 41 ऐसे कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर विनिर्माण वगैरह किया जाता है, विक्रय वगैरह किया जाता है तो कैसे दंडित किया जाएगा, तो उस व्यक्ति की ओर से ही माना जाएगा, किसी प्रकार से दंडमुक्त नहीं किया जाएगा। ए ने, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को कार्य करने के लिए अपॉइंट किया है, ठीक है, तो बी किसके अंडर में काम कर रहा है, ए के अंडर में, तो ये इसका लिए दायित्व, अगर इसने कोई शराब वगैरह, मादक द्रव्य वगैरह बनाए हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है तो ऐसे माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने ही कहा था तभी इसने ये काम किया है, जब तक कि ये अन्यथा साबित नहीं कर देता। सेक्शन 42 कहता है अपराधों को करने के प्रयत्न तथा दुष्प्रेरण। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जिस भी अपराध को किया गया है तो ऐसे माना जाएगा कि उसका दुष्प्रेरण भी किया गया है, अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई स्थान पे पाया जाता है, कारोबार करने के स्थान पे पाया जाता है, गलत काम करवाता है, तो ऐसे माना जाएगा कि उसको उस अपराध से दंडित किया जाएगा। ठीक है, जिस भी अपराध को उसने दुष्प्रेरण किया है। सेक्शन 43 कहता है कतिपय मामलों में अपराध किए जाने के बारे में उपधारणा। तो क्या किया जाएगा, ऐसी उपधारणा की जाएगी कि उन व्यक्तियों ने उस संबंध में दंडनीय अपराध किया है, सेक्शन 34 से लेकर 36 के संबंध में। ठीक है, सेक्शन 44 देखिए, सेवकों के कार्यों के लिए अनुज्ञप्तिधारी का आपराधिक दायित्व। लाइसेंस रखा है व्यक्ति, ए नाम के व्यक्ति के पास लाइसेंस है, एक मिनट रुकिए, ए नाम के व्यक्ति के पास लाइसेंस है, इसने बी नाम के व्यक्ति को अपॉइंट किया कार्य करने के लिए, तो ये इसके दायित्वाधीन होगा। उसी तरह से दायित्वाधीन माना जाएगा जैसे उसने वो स्वयं अपराध किया है।
ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को अपॉइंट किया कोई काम करने के लिए, तो वो ऐसे माना जाएगा कि ए नाम के व्यक्ति ने स्वयं ने अपराध किया है, जब तक ये साबित नहीं किया जाए कि वह सम्यक सतर्कता और सद्भाव से काम कर रहा था। ठीक है, और वास्तविक स्वामी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति फाइन देने में देरी के लिए कारावास से दंडनीय नहीं होगा। ठीक है, फाइन देने के लिए कौन दंडित किया जाएगा? वो व्यक्ति जिसके लिए दायित्वधीन है, मालिक दायित्व होगा। सेक्शन 45 कहता है पूर्व दोष सिद्धि के बाद वर्धित दंड। ठीक है, क्या बोल रहा है? सेक्शन 34 से लेके 36 गए और 40 में दंडनीय किसी अपराध का पहले से दोषी ठहराए जाने के बाद दोबारा वही अपराध करता है तो उसी धारा के संबंध में उस अपराध के दुगुने दंड से दंडनीय होगा। मान लीजिए 3 माह का कारावास था, उसी अपराध को किया है तो 6 माह तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। उदाहरण दे रही हूं मैं आपको कि बढ़े हुए दंड से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 47 कहता है अधिहरण का आदेश कैसे दिया जाता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है। सेक्शन 46 के अधीन अधिग्रहण का आदेश दिया जाएगा। जहां 47 के और 3 क व खंड में, मतलब 47 के 3 क व खंड में कोई सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की जाती है, मतलब मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है तो अधिग्रहण का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कलेक्टर अपने सामने पेश की गई कार्यवाही को न निपटाता। अब कोई अज्ञात अपराधी है तो उसके मामले में जांच और अधिग्रहण का आदेश दिया जाएगा। अधिग्रहण किए जाने के लिए आश्रित वस्तु का अभिग्रहण किए जाने की तारीख 1 माह के अवसान का ना हो, मतलब अभिग्रहण जो करने की तारीख है उसका 1 माह का समय ना बीत गया हो। जो व्यक्ति किसी अधिकार का दावा करे उसे सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए किसी वस्तु पर मैं कहती हूँ ये मेरा राइट है तो मुझे सुने बिना किसी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। यदि कोई वस्तु ऐसी है जो जल्दी नष्ट होने वाली है तो कलेक्टर को लगेगा कि इसको सेल वगैरह कर देना चाहिए तो वो उसको सेल करने के आदेश दे सकता है। ठीक है, जनरल बात है, सीआरपीसी में खूब पढ़ी है ये वाली बातें अपन ने। 47 ये कहता है अभिग्रहित किए गए मादक द्रव्य वस्तुओं, उपकरणों, पात्रों, सामग्रियों आदि का अधिग्रहण। अब यहाँ पे किसको सीज किया जा रहा है? जो भी मादक द्रव्य मिले, शराब वगैरह मिली है, वस्तुएं वगैरह मिली है, उपकरण वगैरह मिले हैं, जहाँ पे बर्तन वगैरह मिले हैं, तो उनको सीज करने की बात कर रहा है। तो सेक्शन 34(1)(a)(b) में कोई अपराध किया जाए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अपराध का पता लगते समय उसके दौरान 5 बल्क लीटर से अधिक हो। ठीक है, इस 5 बल्क लीटर को हमेशा याद कर रखना। अगर उससे अधिक शराब है तो धारा 52 में सशक्त प्राधिकारी अभिग्रहित संपत्ति पर, जिस भी चीज को सीज किया है उस संपत्ति पर क्या करेगा? चिन्ह बनाएगा। मान लीजिए ये बोतल सीज की, तो इस बोतल पे क्या करेगा? एक चिन्ह बना देगा कि यह इस प्रकार अभिग्रहित किया गया है, भाई इसको चिन्हित किया गया है, इस तरीके से उस पर निशान बना देगा। बिना असम्यक विलंब के अभिग्रहित संपत्ति को अधिकारी जो जिला आबकारी अधिकारी से नीचे का ना हो, जहां ऐसा करना संभव ना हो तो अभिकरण के सारे ब्यूरो की रिपोर्ट देगा। ठीक है, जो भी चीजें उसने सीज वगैरह की है तो उसकी रिपोर्ट वगैरह दे देगा। कलेक्टर को ऐसी अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, रिपोर्ट किसको दी जा रही है? कलेक्टर को दी जा रही है। अगर उसको लगता है कि भाई सेक्शन 34 के क्लोज 1(a) के या बी के अंतर्गत कोई अपराध किया है तो वो वहां 5 बल्क लीटर से अधिक मदिरा की मात्रा है तो उसको क्या करेगा? जो सामान है उसको सीज करने के ऑर्डर दे देगा और कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान भी ऐसा आदेश दे देगा जो उसको ठीक लगता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है इसका कि अधिग्रहण का आदेश निम्न परिस्थितियों में नहीं दिया जाएगा। मतलब जो परिस्थितियां यहाँ पे दे रखी है उनके अलावा आदेश नहीं दिया जाएगा। कौन नहीं देगा? कलेक्टर नहीं देगा। कब नहीं देगा? ये परिस्थितियां होगी तब नहीं देगा। कैसे? अधिग्रहण के लिए कार्यवाही को प्रारंभ करने के बारे में ज्ञापन आबकारी अधिकारी द्वारा विहित किए गए प्रारूप में विचारण की अधिकारिता रखने वाले को ना दी गई हो, यानी कि जो विहित प्रारूप दे रखा है उसमें ना हो, जिसका हित ना हो उस अन्य व्यक्ति को लिखित में सूचना जारी कर दी हो, मतलब उस व्यक्ति का हित ही नहीं है फिर भी आपने उसको सूचना जारी कर दी। ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तावित अधिग्रहण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर ना दिया गया हो, मतलब उसको मतलब जिसके खिलाफ जिन वस्तुओं को सीज वगैरह की जा रही है, जिसकी वस्तुओं को, उसको ये बताया ही नहीं गया हो कि भाई तुम्हारे को ऐसा कुछ भी अपने खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको सुनने का अवसर ना दिया गया हो। अधिग्रहण करने वाले अधिकारी व हित रखने वाले अधिकारियों की सुनवाई ना की गई हो, तब क्या नहीं कर सकता वो? ऐसे अधिग्रहण का आदेश। 7B कहता है अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध अपील। अब मान लीजिए कोई वस्तु सीज वगैरह कर ली गई है तो फिर उसके खिलाफ क्या होगा? आदेश किया जाएगा और आदेश के विरुद्ध क्या होती है? अपील। तो अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध अपील। अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित पक्षकार आदेश के 30 दिन के अंतर्गत जिला कलेक्टर को स्टेट गवर्नमेंट के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को अपील कर सकता है और अपील के ज्ञापन के साथ क्या दिया जाएगा? ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी। ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, प्रतिलिपि दी जाएगी। और जो अपील प्राधिकारी होगा अपील ज्ञापन पेश करने पर अपीलार्थी को तथा किसी अन्य व्यक्ति को
जिस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर मेरे हितों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो मुझे भी क्या देगा, सूचना जारी करेगा। अपील प्राधिकारी अधिकरण के आदेश को सुनवाई के बाद क्या कर सकता है, पलट भी सकता है, और अपील लंबित रहने के दौरान अन्य आदेश भी दे सकता है जो कि उसको ठीक लगे। ठीक है, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण किया जा सकता है। प्री का क्वेश्चन हो सकता है ये कि किसके समक्ष पुनरीक्षण किया जाएगा। तो सेक्शन 47 में आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति जो उसके आदेश के 30 दिनों के अंतर क्या कर सकता है, सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए याचिका दायर कर सकता है। ऐसा पाने पर सेशन न्यायालय अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश की पुष्टि कर सकेगा। पुनरीक्षण किसके समक्ष किया जा रहा है, सेशन कोर्ट के समक्ष। तो पुनरीक्षण जब इसके समक्ष किया गया तो ये क्या कर सकता है, आदेश को उलट भी सकता है, परिवर्तित कर सकता है, और याचिका के लंबित रहने तक वो क्या कर सकता है, कोई अन्य आदेश दे सकता है। अपील प्राधिकारी के अधिकरण के आदेश को सेशन न्यायालय स्थगित नहीं कर सकता जब तक कि अपील लंबित रहती है, याचिका लंबित रहती है। जब तक पुनरीक्षण की याचिका है ना वो लंबित रहती है तब तक उसको स्थगित नहीं कर सकता। अब 47D कहता है कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। तो क्या होगा, 34(1) में किसी अपराध के फलस्वरूप किसी चीज का अभिकरण किया गया है, विचारण करने वाले अधिकारिता रखने वाला न्यायालय क्या कर सकता है, कलेक्टर से प्राप्त हुए ज्ञापन को अभिकृत आदि के सामग्री व्ययन का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकेगा। ठीक है, कुछ चीजों का ऑर्डर पास नहीं कर सकेगा। सामने देखो, अपराधों का शमन करने और शास्ति अधिरूपित करने की शक्ति किसको होती है, आबकारी आयुक्त को होगी या फिर कलेक्टर को होगी, इसका अपराध का शमन करने की, और 10,000 रुपए तक की क्या कर सकता है, शास्ति अधिरूपित कर सकता है। और 48A क्या बोल रहा है, आबकारी आयुक्त या कलेक्टर को शास्ति अधिरूपित करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं यहाँ पे, स्पेशल प्रोविजंस। क्या कर सकता है, आबकारी आयुक्त, एक्साइज ऑफिसर, कलेक्टर नियमों और जो शर्तें वगैरह होगी उनका भंग करने पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, लाइसेंस की शर्तें वगैरह अधिरूपित कर सकता है। अगर किसी तरीके का भंग वगैरह किया गया है, उल्लंघन किया गया है तो क्या कर सकता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग शर्तों को वो कर सकता है, उल्लंघन करने पर दंड वगैरह दे सकता है, शास्ति अधिरूपित कर सकता है। कौन करेगा, एक्साइज ऑफिसर और कलेक्टर। सेक्शन 49 देखो, तंग करने वाली तलाशी, अभिकरण, निरोध या गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों की शास्ति। इतनी देर तक तो क्या हो रहा था, व्यक्तियों के ऊपर शास्ति अधिरूपित की जा रही थी। अबे अधिकारी भी तो गलत काम कर सकते हैं ना, करते ही हैं आजकल। तो अब आबकारी अधिकारी, पुलिस या भू राजस्व अधिकारी, धारा 52 में सशक्त किया गया कोई अधिकारी तंग करने के आशय से, यानी कि आप देखते हैं कई बार कि किसी व्यक्ति को तंग करने के आशय से तलाशी, उसकी बेइज्जती वगैरह करने के इरादे से अगर ऐसा करता है कोई व्यक्ति, तो किसी स्थान में प्रवेश करेगा, तलाशी करेगा, या तो खुद करेगा या किसी और से करवाएगा, किसी वस्तु को सीज करेगा, किसी जंगम संपत्ति का अभिग्रहण करेगा, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, निरुद्ध वगैरह करेगा, तो 3 माह तक का कारावास दिया जाएगा और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या फिर उसको दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, किसने बोली हमको ये बात, सेक्शन 49 में। ये क्या कर रहा है, अधिकारी को कह रहा है। अब देखिए चैप्टर आता है 7A। चैप्टर 7A बात करता है कि इसमें अकेला सेक्शन है जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति। 49A जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। 49A बोलता है मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के आयात आदि के लिए विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास, ना केवल परिवर्तित खुद कर रहा है बल्कि उसका अटेम्प्ट भी कर रहा है, तो उसके लिए दंड। किस चीज के लिए, कोई मानव यूज के लिए शराब वगैरह यूज की जा रही है, कोई स्प्रिट वगैरह है, इन सब चीजों के लिए कर रहा है, तो क्या करेगा, किसी मदिरा का अगर आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह करता है, विनिर्माण करता है, संग्रह करता है, कब्जे में रखता है, बोतल वगैरह में भरता है, किसी विकृत स्प्रिट युक्त निर्मिति को परिवर्तित करता है, चेंज वगैरह करता है, जिससे उसका उपयोग औषधि या अन्य तरीके से मानव के लिए उपयोग के लिए हो, और पॉइंट बी के लिए इसका प्रयास करेगा, किसी तरीके का मिश्रण वगैरह करेगा जिससे ऐसी मदिरा विकृत स्प्रिटकृत परिवर्तित हो, मानव उपयोग के लिए सही नहीं रहे, मनुष्य को उससे क्षतिकारित हो जाए, कोई मृत्यु वगैरह हो जाए। यदि वे वस्तुएं मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है तो कम से कम 2 माह का कारावास होगा, जो अधिकतम 2 वर्ष तक पहुंच जाएगा, और साथ ही साथ जुर्माना भी अधिरूपित किया जाएगा। और अगर उससे मनुष्य को क्षति पहुंच जाती है तो कम से कम 4 माह का कारावास होगा, जो अधिकतम 4 वर्ष का हो जाएगा। मनुष्य की मृत्यु कारित हो जाती है तो कम से कम 2 वर्ष का कारावास होगा, जो अधिकतम 10 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित हो जाएगा। क्या हमको ये पनिशमेंट याद होने जरूरी है? बहुत जरूरी है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए
अगर कोई व्यक्ति इसी तरीके के अपराध के लिए दोबारा दोषी पाया जाता है तो क्या होगा? मनुष्य के उपयोग के लिए कोई ऐसी वस्तु बताता है जो अनुपयुक्त हो जाती है तो 6 माह कम से कम, अधिकतम 4 वर्ष और फाइन से दंडित किया जाएगा। मनुष्य को अगर क्षति पहुंच जाती है तो कम से कम 1 वर्ष, जो अधिकतम 6 वर्ष का हो जाएगा और फाइन से दंडित किया जाएगा। अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए, आपके लिए इतना बड़ा सेक्शन है, लेकिन मैं उसको चार्ट में बना के लेके आई हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चाहते हैं कि भाई इसकी हमको नोट्स चाहिए, PDF वगैरह चाहिए, तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? रेड से लिख देती हूँ, जी लो क्लासेस की ऐप पर, वहां पे जाके क्या कर सकते हैं? PDF ले सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात, चैप्टर 8 आ गया है। चैप्टर 8 क्या बोल रहा है? चैप्टर 8 बोल रहा है अपराधों का पता चलना, अन्वेषण और विचारण। सेक्शन कहां से कहां तक आ रहे हैं? सेक्शन 50 से सेक्शन 61 तक। सेक्शन 50 से सेक्शन 61 तक। सेक्शन 50 क्या बोल रहा है? सेक्शन 50 बोल रहा है भूधारक तथा अन्य व्यक्ति इतला देंगे, मतलब जिसकी जमीन पर अपराध कारित हुआ है वो या फिर कोई अन्य व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे सकता है। किस चीज की? इस एक्ट के उल्लंघन में किसी भूमि पर, ये कोई भूमि है इस पर गया है यहाँ पे, या उनको स्टोर वगैरह करके रखा गया है, भांग की खेती की जाए तो भूमि का जो स्वामी होगा, अधिभोगी होगा, कोई अभिकर्ता होगा। मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति की भूमि है ये, और इसका एजेंट वगैरह है बी, ये क्या होंगे? ये इन्फॉर्मेशन देंगे गांव का मुखिया, कोई लेखापाल हो गया, चौकीदार हो गया, सरकार का कोई प्रतिपालक अधिकरण की ओर से रेवेन्यू वगैरह लेने वाला अधिकारी बाध्य होंगे कि वे इस संबंध में सूचना किसको देंगे? मजिस्ट्रेट को, पुलिस को, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को या एक्साइज ऑफिसर को। इंपॉर्टेंट है कि सूचना किसको दी जाएगी और किसके द्वारा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 51 कहता है विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति। कौन कौन व्यक्ति होंगे जो ऐसा प्रवेश कर सकेंगे, निरीक्षण कर सकेंगे? तो आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, आबकारी अधिकारी और पुलिस ऑफिसर। दिन में भी कर सकते हैं और रात में, यानी डे और नाइट, कभी भी क्या कर सकते हैं? ऐसे स्थान में जहां कोई अनुज्ञप्त विक्रेता, लाइसेंस रखने वाला विक्रेता है, मादक द्रव्य का निर्माण करता है, भंडारित करता है, तो वहां पे प्रवेश और निरीक्षण कर सकते हैं। मादक द्रव्य विक्रय के लिए रखा जाता है तो उसका प्रवेश निरीक्षण कर सकते हैं। मान लीजिए इस प्लेस में मादक द्रव्य को रखा जाता है, शराब वगैरह को, जैसा कि हम शुरू से शराब का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अकाउंट्स, रजिस्टर्स वगैरह जो होंगे उनकी एग्जामिनेशन कर सकता है। उस स्थान में जो भी चीजें पाई जाएगी, कोई माप तोल की चीजें, उनको क्या कर सकेगा? अधिग्रहण कर सकेगा, उनको सीज कर सकेगा। ठीक है, सेक्शन 52 देखो, वारंट के बिना गिरफ्तार करने, अधिग्रहण के दायित्वाधीन वस्तु का अभिग्रहण करने की और तलाशी लेने की शक्ति। वारंट के बिना भी इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो कौन सी वस्तु होंगी, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, वो इसके अंतर्गत बताया गया है। तो कोई भी एक्साइज ऑफिसर कर सकता है, पुलिस कर सकती है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर या कोई अन्य अदर ऑफिसर जो होगा सरकार की शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति को जिसने सेक्शन 23 से लेके 34, 38A, 40, 49A में कोई अपराध किया है तो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब गिरफ्तार किया जा सकता है? वारंट के बिना। और मादक द्रव्य जो होंगी, शराब वगैरह जो होगी या कोई अन्य वस्तु होगी, उसको सीज कर सकता है, और जिस व्यक्ति के पास में ऐसी वस्तुएं पाई जाएगी उसको गिरफ्तार कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास चीजें पाई जाए, कोई जलियान में, किसी बेड़े में या किसी पशु को, तो उसको निरुद्ध कर सकता है और उसकी तलाशी वगैरह ले सकता है। यदि व्यक्ति नाम और निवास बताने से इनकार करता है, कोई गलत चीजें ऐसी बताता है, गलत तथ्य बताता है, तो उसको क्या किया जा सकेगा? गिरफ्तार किया जा सकेगा और कहेंगे कि भाई तुम अपने तथ्य वगैरह सही सही बताओ। CRPC में भी प्रोविजन पढ़ते हैं, BNSS में भी प्रोविजन पढ़ते हैं ये वाला। ठीक है ना, तो देखते हुए चलना है आपको। सेक्शन 53 देखो क्या बोल रहा है, मजिस्ट्रेट को वारंट जारी करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? वारंट जारी कर सकता है 53 के अंतर्गत। ये पीछे वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलना। क्या होगा? मजिस्ट्रेट जांच या इतला मिलने पर कि व्यक्ति ने 34 से 40 में कोई अपराध किया है तो या ऐसा करने वाला है, तो ऐसे स्थान की तलाशी लेने के संबंध में ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकता है? गिरफ्तार करने के लिए वारंट वगैरह जारी कर सकता है। और सेक्शन 54 बोलता है वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति। वारंट के बिना भी किसी स्थान की तलाशी ले जा सकती है
आबकारी अधिकारी जिसके पास विश्वास करने का कारण हो कि उसने सेक्शन 34 से 40 में अपराध किया है या वो करने वाला है, तो तलाशी वारंट प्राप्त करने में अपराधी को निकल भागने, साक्ष्य को छिपाने की संभावना है। यानी जो अपराधी है वो अपराध करके भाग सकता है या तथ्यों को छिपा सकता है, और अपने विश्वास और आधारों को लिखने के बाद क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी कर सकता है कि व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाए और बिना वारंट के वहां पे तलाशी ली जा सकती है। ठीक है। 54A कहता है बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पहुंच गया किसी स्थान में तलाशी लेने के लिए, व्यक्ति कौन पहुंचेगा, ऑफिसर वगैरह पहुंचेगा, वो तलाशी लेने पहुंचा, और जो वहां का मालिक है या उसका अभिकर्ता है या कोई नौकर है, सेवक है, वो क्या करता है, उसको तलाशी नहीं लेने देता, उसमें बाधा डालता है, उस पर हमला वगैरह करता है, तो क्या प्रोविजन होगा, वो 54A में बता रखा है कि कोई आबकारी अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डाले वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा मंजूर की जाएगी। कौन व्यक्ति जमानत मंजूर करेगा, जिस व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार किया होगा। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस आबकारी अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए पर्याप्त जमानत सक्षम पेश होने के पर, मतलब अगर वो जमानत देने के पास उसके पर्याप्त आधार है, वो जमानत दे सकता है, तो उसको जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। ठीक है। 55 कहता है अन्वेषण के मामलों में आबकारी अधिकारियों की शक्ति। अन्वेषण के मामलों में आबकारी अधिकारियों की शक्ति, तो क्या होगा इसके अंतर्गत, कोई भी आबकारी अधिकारी सेक्शन 34 से 36A, सेक्शन 38A से 40 में अपराधों के लिए उन सभी शक्तियों का यूज कर सकते हैं जो CRPC के अकॉर्डिंग सेक्शन 12 में पुलिस के भारसाधक अधिकारी को मिली हुई होती है, और इस संबंध में वही निर्बंधन और रूपांतरण लागू होंगे जो राज्य सरकार विहित करेगी। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है इसके अंतर्गत, और राज्य सरकार कौन सी है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ठीक है। और सेक्शन 156 CRPC में जो क्षेत्र आबकारी अधिकारी को दिया जाएगा वो पुलिस स्टेशन होगा, और जो आबकारी अधिकारी होगा वो उस स्टेशन का कौन होगा, भारसाधक अधिकारी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सशक्त अधिकारी कारण लिखते हुए मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए बिना अपराध के संबंध में अन्वेषण किया गया है वो कर सकता है और आगे की कार्यवाही को रोक देगा। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सशक्त किया गया अधिकारी अपने कारण को लिखते हुए मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए बिना अपराध के संबंध में जो अन्वेषण किया गया है और जो आगे कार्यवाही की जा रही है उसको रोक सकता है। ठीक है। 56 देखो, 56 कह रहा है अन्वेषण अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट। अबे अन्वेषण वगैरह किया गया है तो उसकी रिपोर्ट वगैरह भी तो पेश करनी होगी ना। तो कलेक्टर से नीचे के पद का कोई आबकारी अधिकारी, कलेक्टर से नीचे के पद का कोई आबकारी अधिकारी यदि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई अरेस्ट सीज वगैरह करता है तो ऐसी कार्यवाही के 24 घंटों के अंदर ऐसा जो भी अरेस्ट किया गया है, सीज किया गया है, सर्च किया गया है, उसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा। ये मान लीजिए ए नाम का अधिकारी है, इसके ऊपर है A1 नाम का अधिकारी, तो ये जो भी सीज वगैरह करेगा, अरेस्ट वगैरह करेगा, सर्च वगैरह करेगा, तो इसकी जो भी रिपोर्ट होगी ना वो A1 को देगा। ठीक है, आई बात समझ में। जब तक सेक्शन 59 में जमानत ना ले ली जाए उसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को सीधे क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। ठीक है। कलेक्टर से नीचे के पद का कोई भी अगर आबकारी अधिकारी होता है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को गिरफ्तार करता है, सीज करता है, सीज किसको करता है, जो भी मादक पदार्थ वगैरह होते हैं, शराब, गांजा, भांग, जिसको कि हम इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे थे, जो आबकारी प्रोडक्ट हुआ करते थे, एक्साइज प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। ठीक है, उनको सर्च करता है या ऐसी कोई प्रोसीडिंग करता है, उस प्रोसीडिंग के 24 घंटे के अंदर यानी 24 आवर्स के अंतर्गत अरेस्ट की यानी गिरफ्तार करने की, सीज करने की, किसी तरह की तलाशी वगैरह करने की जो अपनी रिपोर्ट होगी वो निकट का उसका जो भी वरिष्ठ अधिकारी होगा, उससे बड़ा जो भी अधिकारी होगा, मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, ठीक है, इससे ऊपर है A1 और इससे नीचे है A2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ठीक है, इसको तो इससे नीचे का अधिकारी, ठीक है, इसको नहीं देख करके रिपोर्ट किसको देगा, A1 को देगा। कौन देगा, ये करेगा। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे अरेस्ट कर रहा है, सीज कर रहा है या फिर किसी तरीके का सर्च कर रहा है। तो अगर ये इस तरीके का कुछ भी काम कर रहा है तो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, A1 को देगा। ठीक है, ये इसका कौन है, वरिष्ठ अधिकारी है। जहां तक सेक्शन 59 में जमानत ना ले ली जाए, ठीक है, जब तक सेक्शन 59 में जमानत नहीं लेके जाएगी, जब तक क्या करेगा, ऐसे अरेस्ट सीज वगैरह की रिपोर्ट होगी वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा। इसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा। घर पे तो लेके नहीं जाएंगे उसको कि गिरफ्तार कर लिया, चलो जी आज आप हमारे घर पे चलो, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि होता है गिरफ्तार व्यक्ति को किसके समक्ष पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। किसके सामने जाएगा वो व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा। आई बात समझ में।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 7 क्या कह रहा है, आबकारी अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी। इसमें ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है, एक रीड आउट करेंगे हम लोग एक्ट को तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे, इसको हल्का सा एक बार एक्ट में से गो थ्रू कर लेंगे कि आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट दी जाएगी। फिर सेक्शन 57A बोलता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भार कौन लेगा ऐसी अभिग्रहित वस्तुओं का, ये जो चीजें ली गई है इनको कौन भार लेगा, तो पुलिस क्या करेगी, सीज वस्तुओं का भार ले लेगी। किसके पास रहेगी, सीज करी हुई वस्तुएं पुलिस के पास रहेगी। मजिस्ट्रेट या एक्साइज ऑफिसर के अगले आदेश तक उन्हें सीज करके रखेगा। ये पुलिस ऑफिसर है P1, ठीक है, इसने कुछ चीजें अभिग्रहित करी। ये चीजें जो थी मादक पदार्थ थी, आबकारी अधिकारी जो आबकारी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो थे, तो इसको क्या किया, इसने पुलिस ने सीज कर लिया। सीज करने के बाद जब तक इसको मजिस्ट्रेट या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर अगला आदेश नहीं देता है, ऑर्डर नहीं देता है, तब तक क्या करेगा, ये इनको सीज करके रख सकता है, अपने पास रख सकता है। ठीक है, फिर ये पुलिस अधिकारी क्या करेगा, इस पर सील लगाएगा अपनी। ठीक है, ये कोई जैसे आप देखते हैं ना सील बनी हुई होती है, मोहर वगैरह लगी हुई होती है, उस पर क्या करेगा, अपनी सील लगा देगा। इसका कोई नमूना वगैरह लेना है, जैसे कि मान लीजिए कोई शराब है, अब उसको पता चलता है कि वो खराब शराब थी, जहरीली शराब थी, तो उसका प्रोडक्ट लेके रखेगा जिससे कि उसको चेक वगैरह कराया जा सके। ठीक है, नमूना लेना कहते हैं इसको। ठीक है, अब सेक्शन 58 देखो। सेक्शन 58 बोलता है गिरफ्तारियां, तलाशी आदि किस प्रकार की जाएगी, यानी इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उसका सर्च किया जाता है, तो किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी प्रोविजन अप्लाई होंगे वो किसके होंगे, CRPC के। CRPC क्या होती है, हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इसके प्रोविजंस को अप्लाई करने पड़ेंगे किस संबंध में, गिरफ्तारी करने के संबंध में और सर्च करने के संबंध में। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी तलाशी ली जाएगी, तो CRPC के प्रोविजंस को आप अप्लाई कर। देखिए 59 क्या बोल रहा है, 59 ये बोल रहा है कि वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामलों में उप संजाति के लिए प्रतिभूति। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को वारंट के बिना भिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए किस तरीके से प्रतिभूति वगैरह ली जाएगी। तो सेक्शन 59A से भिन्न, यानी 59A को तो छोड़ देंगे, उससे भिन्न अगर कोई अपराध हुआ है तो वो क्या होंगे, CRPC के अंतर्गत जमानतीय होंगे, यानी जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंतर्गत बेलेबल ऑफेंस होंगे। फिर क्या बोल रहा है, जब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वारंट पर तो गिरफ्तार नहीं किया जाता, किसी अन्य तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। अन्य तरीके से क्या हो गया, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, वारंट पर नहीं किया जा रहा, उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उस व्यक्ति या अधिकारी द्वारा जो जमानत पर छोड़ने का अधिकार ना रखता हो, या अधिकार रखता होगा, ठीक है ना, जमानत पर छोड़ने का अधिकार रखता है, तो वह आबकारी अधिकारी जिसे जमानत पर छोड़ने का अधिकार हो पुलिस के सामने पेश किया जाएगा। या तो किसके सामने पेश करेंगे, उसको उस आबकारी अधिकारी के सामने जिसको कि जमानत देने का अधिकार होगा, और पुलिस के भारसाधक अधिकारी के सामने उसको पेश किया जाएगा। जब कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि छत्तीसगढ़ का है, गिरफ्तार न किया जाकर जमानत अगर देने के लिए तैयार हो और ऐसे अधिकार हो कि भाई इसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है, तो उसको स्वयं विवेक से या फिर बॉन्ड भरवा के उसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और जो बेल के संबंध में प्रोविजंस अप्लाई होंगे वो किसके होंगे, CRPC में जो भी बेल के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ये बोल रहा है वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामलों में उप संजाति के लिए प्रतिभूति। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक्ट को बहुत लंबा खींच दिया गया है, लेकिन अब हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराध क्या होंगे, अजमानतीय होंगे। ठीक है, नॉन बेलेबल होंगे। अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराध क्या होंगे, नॉन बेलेबल होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, CRPC और इस एक्ट के सेक्शन 59 के किसी भी बात के होते हुए भी, यानी कि CRPC के प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं और साथ ही साथ सेक्शन 59 जो कि है एक्साइज एक्ट का, अगर उसके भी प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं, तो सेक्शन 49A के संबंध में कोई अपराध हो, सेक्शन 34 क्लोज 1A के अंतर्गत कोई अपराध हो और उसका कोई अभियुक्त हो, यानी कि उसका एक्यूज्ड हो, तो क्या होगा,
जहां मदिरा की मात्रा, देखिए आपको ये जो 5 बल्क मीटर है ना, 5 बल्क लीटर, मीटर नहीं कपड़ा होता है मीटर में, तो शराब तो लीटर में होती है। अगर जो भी मदिरा शराब वगैरह होगी वो 5 बल्क लीटर से अगर अधिक होगी, क्योंकि ये जो 5 बल्क लीटर की मात्रा ना, ये आपको याद होनी बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, वहां किसी भी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का, ठीक है ना, अग्रिम जमानत का कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा सेक्शन 49A के संबंध में, ठीक है। और सेक्शन 49A के संबंध में कोई अपराध हो या सेक्शन 34 क्लोज 1 के अंतर्गत कोई अपराध हो, उसका अभियुक्त हो और ऐसी पाई जाने वाली मदिरा की मात्रा कितनी हो, 5 लीटर से अधिक हो, तो जमानत पर बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसे निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर ना दिया गया हो। यानी क्या बोल रहा है कि सेक्शन आपने 49A के अंतर्गत कोई अपराध किया हो, 34 क्लॉज 1A और B के अंतर्गत कोई अपराध किया हो, मदिरा की मात्रा कितनी हो, 5 बल्क लीटर से अधिक हो, तो उस व्यक्ति को बेल पे, कोई बॉन्ड पे तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि जो हमारे पीपी साहब है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिसको कि लोक अभियोजक कहा जाता है, ऐसे निर्मुक्ति के आवेदन का उसने विरोध ना किया हो। मतलब उसको अवसर दे दिया गया हो कि वो उस पर अपनी राय वगैरह दे, कोई विरोध वगैरह करना है तो वो करे, उसके बाद ही उसको जमानत पर या बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा। आई बात समझ में? तो आगे का पॉइंट देख लेते हैं। तो जब तक न्यायालय को नहीं लगे, किस संबंध में, अभी जो हम देख के आए अपराधों के संबंध में, जब तक कोर्ट को नहीं लगे कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, मतलब अभियुक्त ने, अक्यूज ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, जमानत पर हो, मतलब वो व्यक्ति जमानत पर छोड़ा गया हो और ये संभावना नहीं है कि वो कोई अपराध नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई अपराध नहीं किया गया है, या जब तक ये संभावना नहीं है कि वो आगे जाके कोई अपराध नहीं करेगा, तो क्या होगा, कोई भी न्यायालय क्या करेगा, कोई भी न्यायालय सेक्शन 34 क्लोज 1AB और सेक्शन 49 का क्लोज के अंतर्गत 60 दिन से अधिक की कुल अवधि के लिए इस अपराध के संबंध में, ठीक है ना, सेक्शन 34 क्लोज 1A हम पढ़ के आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होगा छत्तीसगढ़ का, आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सेक्शन 49A बोलता है 120 दिन से अधिक कालावधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध करने का, उसको अभिरक्षा में निरुद्ध करने का कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा। 60 दिन 120 दिन की ऐसी अवधि बीत जाने के बाद, यानी वो जो 60 दिन की अवधि थी, 120 दिन की अवधि थी, वो निकल गई, उसके बाद भी अगर कोई रिपोर्ट नहीं की गई, शिकायत नहीं की गई अभियुक्त द्वारा जमानत प्रस्तुत करने पर, इसका मतलब हो गया 60 दिन का टाइम निकल गया, 120 दिन का टाइम निकल गया और किसी तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं की गई, किसी तरीके की कोई शिकायत वगैरह नहीं की गई है, तो अभियुक्त अगर चाहता है कि वो जमानत वगैरह पेश कर दे, तो फिर क्या होगा, उसको निर्मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और जमानत मंजूर करने की जो लिमिटेशन होगी, परिसीमा होगी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, CRPC में दी गई हो या फिर किसी अन्य दी गई परिसीमा में दी गई है, उससे अतिरिक्त होगी, यानी एक्स्ट्रा होगी। लिमिटेशन कैसी होगी, जो CRPC में दे रखी है वो, लिमिटेशन किसी अन्य जगह पे दे रखी है वो उससे अलग होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 60 जो है ना, सेक्शन 60 वो हो चुका है ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, लोपित। और सेक्शन 61 कहता है अभियोजनों का निर्बंधन, ठीक है। क्या बोलता है, कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट हो सकता है, अभियोजन का निर्बंधन कैसे कर सकता है। सेक्शन 37 से 39 में हम अपराध देख के आए थे, उन अपराधों के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान या तो कलेक्टर के द्वारा या जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी आबकारी अधिकारी के, जिसे कलेक्टर प्राधिकृत करने की परिवाद या रिपोर्ट पर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि सेक्शन 37 से 39 में दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान कलेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न अधिकारी, मतलब जिला और कलेक्टर और आबकारी अधिकारी से नीचे का आबकारी अधिकारी जो होता है, जिसे किसने प्राधिकृत किया हो, कलेक्टर ने प्राधिकृत किया हो, उसकी परिवाद पर या रिपोर्ट पर, ठीक है। या सेक्शन 49 से भिन्न किसी धारा में दंडनीय अपराध का संज्ञान, सेक्शन 49 को इंक्लूड नहीं किया गया, इससे भिन्न किसी धारा में दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान
किसी आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के परिवाद या रिपोर्ट पर ही होगा। यानी क्या बोल रहा है, कंप्लेन पर होगा या किसी रिपोर्ट पर होगा। यहाँ पे भी किसी कंप्लेन पर होगा, रिपोर्ट पर होगा, इसके अलावा अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसके नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको नोट्स सही लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये नोट्स हमारे पास भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, डीलो क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं। डीलो क्लासेस की ऐप प्ले स्टोर से मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जाइए, डीलो क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको जितनी भी हमारे वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना, स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस तब तक नहीं करेगा, यानी राज्य सरकार की सहमति के बिना मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक अभियोजन उस तारीख से जिसको कि बताया गया है, मतलब जब से पता चले कि उस संबंध में अपराध हो गया है, 6 महीने में संस्थित ना किया गया हो। ये जो 6 महीने ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है आप जानते हैं, जैसा कि डेज होते हैं, डेट्स होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए सेक्शन 61A क्या बोल रहा है, राज्य साक्षी हो जाने पर अभियुक्त को समाधान। यानी कि क्या होता है कि वो सक्षम साक्षी बन जाता है। ठीक है, सक्षम साक्षी हो जाता है तो अभियुक्त को क्या दे दिया जाएगा, समाधान। कौन कौन कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जेएम फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है, देखा जाएगा कि कौन कर पाएगा। कारणों को लिखते हुए यानी रीजन रिकॉर्ड करते हुए अभियुक्त को यानी अक्यूज्ड को इस शर्त पर कि वह सभी तथ्यों को, जो भी फैक्ट्स वो जानता है, सही सही बता देगा तो उसको समाधान कर देगा। बता देता है भाई मदिरा कहाँ से आई, कौन से रास्ते से आई, किस किसने इसको इंपोर्ट किया था, किसने इसको एक्सपोर्ट किया था, किसने इसका निर्माण किया था, इसको कहाँ रखा गया था। इस तरीके से वो जो भी फैक्ट जानता होगा अगर वो पेश कर देता है सही सही, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, समाधान दे दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। कहाँ पे देंगे समाधान, 61A में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख के चलिएगा। कौन देगा ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए चैप्टर 8A आ गया है। चैप्टर 8A जो आया है ये बात करता है 61B से लेके F तक। आप इसको BF करके याद कर सकते हैं कि इसके जो सेक्शंस है, क्योंकि नया जुड़ा हुआ चैप्टर है तो आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, जो नई चीज होती है उसको लोग ज्यादा पूछते हैं। तो क्या होगा, सेक्शन 61A नहीं आएगा क्योंकि A पहले आ चुका है, तो B से लेके F तक किस संबंध में आता है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जो शेड्यूल एरियाज होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं। तो आप याद कर सकते हैं 61BF है। ठीक है, अब देखिए आगे। सबसे पहले जो इसका 61B आता है ना सेक्शन, उसमें क्या दे रखी है, डेफिनेशन क्लोज है। ठीक है, डेफिनेशन क्लोज बता रखा है, यहाँ पे बताई गई इस चैप्टर के संबंध में कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और इनको यहीं पे डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले आता है अनुसूचित क्षेत्र कौन सा होता है, तो अनुसूचित क्षेत्र आता है आर्टिकल। ये कौन सा वाला आर्टिकल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 244 का क्लोज 1। इसमें जो भी शेड्यूल्ड एरियाज दे रखे हैं उनके बारे में बताया गया है, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसके बाद आती है ग्राम पंचायत कौन सी होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत वो होती है जो छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1993 में दिया गया, 1993 में दे रखी है। क्योंकि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर राजस्थान होता तो यहाँ पे राजस्थान का आ जाता, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात करें, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट की बात करें, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत आ जाएगी। इसके बाद आती है अनुसूचित जनजाति कौन सी होती है, तो आर्टिकल 342 में जो एसटी के रूप में घोषित की गई है, शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में घोषित की गई है, उसको इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आई बात समझ में। 61B में क्या दे रखी है, डेफिनेशन। कितनी डेफिनेशन है, 3। सबसे पहले कौन सी आती है, शेड्यूल एरिया आती है। कहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल में दे रखा है। कौन सा आर्टिकल में, 244 का क्लोज 1 में दे रखा है। के बाद बी में आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कौन सी होती है, जो छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायत जो अधिनियम है उसके अंतर्गत बताई गई है। फिर आती है हमारी शेड्यूल ट्राइब्स जो कि 342 आर्टिकल में रखी है, उसमें एसटी के रूप में उसको घोषित किया गया है। ये परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब 61C बोलता है कार्य क्षेत्र क्या होगा, तो कार्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों को इस चैप्टर में जो प्रोविजन अप्लाई होंगे वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है,
जिसको हमको ज़्यादा डिटेल में देखना होगा हम जरूर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और जिसको हमको लगेगा कि नॉर्मली हेडिंग पढ़ के काम चल सकता है तो हेडिंग पढ़ के काम चलाएंगे, उसमें डिटेल में जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी छत्तीसगढ़ का जो एक्साइज एक्ट है इसने हमारा बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 61D कहता है अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट दे रखी है। तो इस एक्ट के जो प्रोविजन है यानी छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, आसवन द्वारा देशी मदिरा का कोई निर्माण किया गया है, ठीक है, इसके कब्जे और उपयोग के लिए, और जो ये जो एरिया है शेड्यूल एरिया व शेड्यूल ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होंगे। इस एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि कौन से अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इनका खुद का चैप्टर दे रखा है, वो अप्लाई हो रहा है। तो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों को अधिनियम यानी कि जो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है उसके कुछ प्रोविजन से छूट दे रखी है। तो बताया गया है कि इस एक्ट के जो प्रोविजन है वो आसवन के द्वारा किसी विदेशी मदिरा का निर्माण किया, इसके कब्जे का उपयोग किया गया, तो जो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स है इन पर अप्लाई नहीं होंगे। तो ये बोल रहा है कि जो शेड्यूल एरिया में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, नीचे जो भी कंडीशन दे रखी है उनके अधीन रहते हुए क्या कर सकते हैं, किसी भी देसी मदिरा का निर्माण कर सकते हैं, देशी शराब का निर्माण किया जा सकता है। कौन सी हो सकती है ऐसी, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। ये एक तरीके से मेन में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे ये, जैसे कि मान लीजिए उनके घर में कोई काम है, कोई सामाजिक समारोह है, कोई शादी वगैरह है, ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसके उपभोग के लिए ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं कोई बेचने के लिए कर रहे हैं। इनके घर में कोई प्रोग्राम हुआ तो ये क्या कर रहे हैं, किसी देसी शराब का निर्माण कर रहे हैं। और क्या हो गया, इस तरह से बनाई गई देसी मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा। क्या बोला मैंने, ये केवल जैसे अपन कहते हैं ना घर में मिठाई बन रही है, घर में कोई प्रोग्राम हुआ तो हमारे हलवाई बैठता है, हलवाई बैठ के घर का कामकाज करता है, मिठाइयाँ बनाता है, तो ये बोल रहे ये उसी के जैसे इनके कोई सामाजिक समारोह हो गया है ना, धार्मिक समारोह हो गया, तो उसमें यूज करने के लिए अगर ये शराब बना रहे हैं तो उनको इससे छूट मिल जाएगी। लेकिन ये जो शराब बनाएंगे ऐसे नहीं, शराब की इन्होंने ना मात्रा बना ली बहुत अधिक और अधिक मात्रा बना के फिर उन शराबों को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार विनिर्मित की गई मदिरा के कब्जे की जो अधिकतम सीमा एक समय पर 5 लीटर प्रति गृहस्थी होगी, यानी कि एक गृहस्थी में मतलब एक परिवार में 5 लीटर से ज्यादा ये शराब नहीं दे सकते हैं, बेचेंगे तो नहीं बिल्कुल भी। जैसे कि मान लीजिए कोई एक परिवार है, इन्होंने सामाजिक समारोह का आयोजन किया, मान लीजिए शादी हुई, ठीक है, इन्होंने 10 परिवारों को, उदाहरण के लिए इन्होंने 10 परिवारों को आमंत्रित किया, तो 10 परिवार जो थे ना उसमें से एक परिवार में केवल 5 लीटर शराब दे सकते हैं, ठीक है। एक समय पर 5 लीटर ही प्रति गृहस्थी होगी, ठीक है। आई बात समझ में। ग्राम सभी द्वारा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को, ग्राम सभा है ये, सभा नहीं, ग्राम सभी नहीं, ग्राम सभा, ग्राम सभा द्वारा देसी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम किया जा सकता है, बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा है, कम करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अब 61E बोल रहा है मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने और प्रतिषिद्ध करने की ग्राम पंचायत की शक्ति, किसकी पावर दे रहा है, ग्राम पंचायत की शक्ति दे रहा है। बेसिकली ये पावर किसकी होती है, ये उसके संबंध में होती है, मेंस के एग्जाम में आता है मोस्टली ये सब चीजें, लेकिन हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा डिस्क्राइब थोड़ी ना कर रखा है कि आप ये प्री के लिए पढ़ के आओगे, ये मेन के लिए पढ़ के आओगे, तो हम तो सब कुछ पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो ग्राम सभा को अपने क्षेत्रीय अधिकारिता में जो भी उसका लोकल एरिया होगा उसके अंतर्गत मादक द्रव्य हो गए, जिसको कि हम शुरू से शराब का उदाहरण देते हुए चल रहे हैं, कोई भी विनिर्माण करने, कब्जे, परिवहन, विक्रय आदि करने के लिए आदेश दे सकती है और क्या कर सकती है, उसको प्रतिषिद्ध भी कर सकती है। प्रतिषिद्ध करने का मतलब क्या हो गया, रोक सकती है। यह प्रतिबंध उस विनिर्माणशाला को लागू नहीं होंगे, यानी उस जगह पर अप्लाई नहीं होंगे, उस जगह पर अप्लाई नहीं होंगे जहाँ पे शराब बन रही है जो मादक द्रव्यों के विनिर्माण के संबंध में हो, जो इस चैप्टर के प्रोविजन में पहले से आई हो। मतलब अगर चैप्टर के प्रोविजन में पहले से कोई क्षेत्र बताया गया है तो उस पर तो ये अप्लाई नहीं होगी। और ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता में जो उसका लोकल एरिया, उसके अंतर्गत कोई भी विनिर्माणशाला जहाँ पे शराब बन रही है, स्टेट गवर्नमेंट के पूर्व बिना सहमति नहीं की जाएगी, ठीक है ना।
मतलब किसी भी विनिर्माणशाला का जो निर्माण है स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व कंसेंट के बिना नहीं की जाएगी और मादक द्रव्यों के लिए कोई भी निकास भी नहीं खोला जाएगा। ठीक है, ये किसकी पावर बताई गई, हमको ग्राम पंचायत की शक्ति बताई गई है। अब देखिए आगे, इसके बाद बोल रहा है कि यदि ग्राम सभा द्वारा किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण कब्जे के लिए कोई उपयोग प्रतिषिद्ध करती है, यानी कि किसी चीज को रोक देती है अगर वो, तो उसके निम्न परिणाम होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं कि कोई भी नई जो विनिर्माणशाला है जहां पर शराब वगैरह बनाई जाती है नई स्थापित नहीं की जाएगी, कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा। तो अगर उसने कोई नया निकास खोला है शराब बनाने के संबंध में, देने के संबंध में, तो आने वाले वित्तीय वर्ष के पहले दिन वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी तरीके का कोई निकास जो होगा देने का, शराब वगैरह देने का, वो नहीं खोला जाएगा। और अगर वो खोला भी जाता है तो वो आने वाला जो भी वित्तीय वर्ष होगा उसके पहले दिन उसको समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम सभा के क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय, उपभोग नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली चीजें बताई गई है। ठीक है, रीड करके हम काम चल सकता है। तो अब आगे चलिए, सेक्शन 61F बोलता है ग्राम सभा के विनिश्चयों का परिवर्तन। ग्राम सभा के विनिश्चयों का परिवर्तन कैसे किया जाएगा? तो ग्राम पंचायत द्वारा अपने अपने एरिया में ऐसा किया जा सकेगा। जहां आवश्यक हो ग्राम पंचायत के जो क्षेत्र होंगे वो किसके द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्राधिकृत जो अधिकारी की सहायता से कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया अगर ग्राम पंचायत के जो एरिया के कोई मेंबर वगैरह हैं तो वो उपखंड मजिस्ट्रेट या कोई भी अन्य जो प्राधिकारी होगा उसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर 9। चैप्टर 9 हमारा लास्ट चैप्टर है छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का। ठीक है, बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे, फाइनली ये वाला चैप्टर आ गया, क्योंकि ये चैप्टर आएगा जब तो हमारा एक्साइज एक्ट खत्म होगा। फाइनली आ गया हमारा चैप्टर। चैप्टर क्या बात कर रहा है, प्रक्रियण। क्या होता है प्रक्रियण? प्रक्रियण को बोलते हैं मिसक्लेनियस। मिसक्लेनियस प्रोविजंस वो होते हैं जो पूरे एक्ट में कहीं पे भी शामिल नहीं हुए, लेकिन उनको लास्ट में एक अलग से चैप्टर बना के शामिल कर लिया जाता है। कितने सेक्शन कवर कर रहा है? 62 से 69 सेक्शंस तक कवर कर रहा है। तो देखते हैं आखिर ये चैप्टर हमको क्या बता रहा है। ठीक है, पहले बात आती है नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति किसको होती है? सरकार को होती है। तो सरकार है यहाँ पे, तो कौन सी सरकार है? छत्तीसगढ़ सरकार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार है। तो यहाँ पे नियम बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को। इसमें इसको नियम बनाने की शक्ति बहुत सारी, जैसे कि अधिकारियों के कर्तव्य वगैरह हो गए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को है नियम बनाने की पावर, रूल मेकिंग पावर, रूल मेकिंग। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं। आप चाहें, अगर आपके पास समय है, आपको लगता है हम रीड आउट कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि नियम बनाने की शक्ति किसको होती है? तो राज्य सरकार को होती है। फिर पूछ सकते हैं नियम बनाने की शक्ति कौन से सेक्शन में दे रखी है? तो आप लिख सकते हैं सेक्शन 62 में हमको दे रखी है। अब देखिए सेक्शन 63 बोलता है नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन कहाँ किया जाएगा? जनरल बात है, ऑफिशियल गजट में किया जाएगा। इसका प्रकाशन ऑफिशियल गजट में किया जाएगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन 64। सेक्शन 64 बोलता है शासन को शोध्य धनों की वसूली किस तरीके से की जाएगी? कोई आबकारी आगम हो गए उनके रूप में, या किसी तरीके की कोई हानि वगैरह हो गई उस रूप में की जाएगी। ठीक है, फिर संविदा के कारण जो रकम राज्य में शोध हो, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई जो राशि थी वो किसको शोध्य हो जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को शोध्य हो जाएगी। ठीक है, बंधपत्र या लिखित व शर्तों के भंग पर कोई राशि चुकाई गई हो, यानी किसी बॉन्ड का या कोई रिटर्न है उसका, या किसी तरीके की कोई शर्त है उसका वॉयलेंस वगैरह किया गया, तो उसके उपरांत क्या हुआ? रकम चुकाई गई। और जिसके फलस्वरूप कोई व्यक्ति अपने आप को आबद्ध करता है, किस तरीके से आबद्ध करता है? वह और उसका कोई सेवक हो गया, कोई अभिकर्ता हो गया, यानी नौकर हो गया, कोई एजेंट वगैरह हो गया, कार्य करने से प्रेरित रहेंगे। यानी कि
इसकी जो लिखित व शर्तें हैं इनका भंग हुआ, इनके भंग होने के फलस्वरूप कोई रकम चुकाई गई और इसके फलस्वरूप कोई व्यक्ति अपने आप को आबद्ध कर देता है कि मैं और मेरा जो सेवक है या कोई मेरा एजेंट वगैरह है वो अपने कर्तव्य से प्रवृत्त रहेंगे, यानी अपने कर्तव्यों को फॉलो नहीं करेंगे, तो अन्य वसूली जो भी होगी वो अन्य प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी। यानी कि किसी भी तरीके की अदर वसूली जो होती है, अन्य वसूली जो होती है वो अन्य कोई तरीका होगा, तरीका कौन सा, अन्य, उसके तहत वसूल की जा सकेगी। कलेक्टर द्वारा भी शोध्य धन विहित रीति से वसूल किया जा सकेगा, यानी कि जो कलेक्टर होता है वो भी किसी धन को क्या कर सकता है, वसूल कर सकता है, और वो शोध्य धन रीति जो भी उचित रीति होगी उसके थ्रू उसको वसूल कर लेगा। सेक्शन 65 कहता है व्यतिक्रम करने वालों की संपत्ति पर सरकार का धारणा अधिकार, यानी अगर किसी भी तरीके का व्यतिक्रम किया जाता है तो जो संपत्ति होगी वो सरकार के फलस्वरूप चढ़ जाएगी, सरकार को उस पर अधिकार हो जाएगा। जनरल बात है, रीडिंग करके काम कर सकता है। सेक्शन 66 बोलता है व्यक्तियों या मादक द्रव्यों को इस अधिनियम के उपबंधों से छूट की राज्य सरकार की शक्ति। अगर किसी भी तरीके की व्यक्तियों को छूट देनी है, कि मादक द्रव्यों को, पदार्थों को छूट देनी है, तो ये सभी पावर जो किसके पास होगी, राज्य सरकार के पास होगी। सेक्शन 67 कहता है इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी ने इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंतर्गत गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया है तो उन व्यक्तियों को संरक्षण मिल जाएगा। संरक्षण किस संबंध में, कि उनके खिलाफ कोई वाद दायर नहीं किया जाएगा, कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा, कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, क्योंकि उनको किसका संरक्षण मिला हुआ है, उनको छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के अंतर्गत संरक्षण मिला हुआ है, उन्होंने सद्भावना पूर्वक काम किया है इसलिए। ठीक है, अब देखिए आगे सेक्शन 68 कहता है वादों के लिए परिसीमा, यानी लिमिटेशन की बात कर रहा है। तो सरकार के विरुद्ध, यानी कि राज्य सरकार के विरुद्ध, किसी आबकारी अधिकारी के विरुद्ध, पुलिस या भू राजस्व अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक परिवाद, यानी कि जो कंप्लेन है गत कार्य की तारीख से, जो भी काम किया गया है उस तारीख से 6 महीने के अंतर्गत दायर नहीं किया गया हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करते हुए चलिए। ठीक है, सेक्शन 69 कहता है अधिनियमों का निरसन, यानी रिपील प्रोविजन की बात करता है। और रिपील प्रोविजन को देखते ही हमारा जो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है वो समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसका पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 और 3 कंबाइंड होके आएंगे वो देखिए, फिर लास्ट में पार्ट 4 देखिए और इस तरीके से अपना एक्साइज एक्ट कंप्लीट कर लीजिए। रैंड कंट्रोल ऑलरेडी अवेलेबल है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। साथ में बीएनएस की सीरीज चल रही है, कंप्लीट हो चुकी है। बीएनएसएस की सीरीज चल रही है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली हमारी चल रही है बीएसए की सीरीज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की सीरीज चल रही है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। अभी तक हमने वहाँ पे इंडेक्स का डिस्कशन देखा है और चैप्टर 1 को देखा है। ठीक है, अब चैप्टर 2 जल्दी ही स्टार्ट होगा, तो जिन लोगों ने हमारी उस सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको चैनल को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मैं इतनी मेहनत आपके लिए करके लेके आ रही हूँ, तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कमेंट वहाँ पे छोड़ सकते हैं कि मैडम आपने हमको पढ़ाया तो हमको अच्छा लगा, या अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो एक गुड कमेंट वहाँ पे दे दीजिए, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से प्रयास करके लेके आऊँगी जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।